अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक हैं और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और माज़रत चाहूँगा थोड़ा सा लेट हो गया आज, कभी कभी होता है, आपको पता है कि एक तो मैं मसला है कि मैं ख़ुद नहीं आ रहा, मेहमान के साथ आता हूँ मैं। आज तो थोड़ा सा फिर रास्ते का मसला थोड़ा सा, इस वजह से आज लेट हो गया। इसके लिए उम्मीद है कि माफ़ फरमाएंगे, आप इंतज़ार कर रहे होंगे तमाम, क्योंकि सुनने वाले और देखने वाले मुंतज़िर होते हैं हमारे। अच्छा, आज का शो जो है वह तकरीबन आप सब सोचे होंगे कि आज शायद मैं ख्वाब दरीचे करूँगा, कोई गज़ल का प्रोग्राम करूँगा और जिसमें शायरी होगी और गज़लें होंगी, गीत होंगे। मगर आज मैंने सोचा कि कुछ दिन हो गए और सिलसिला ऐसे चल रहा है मेरा, क्योंकि हफ़्ते का प्रोग्राम जो होता है मुलाकात अजमल शोबी के साथ, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे अपने गेस्ट को बुलाऊँ, मैं ऐसे लोगों को बुलाऊँ कि जिनसे हमारी यूथ के हवाले से और उनके आजकल, क्योंकि आप हमारा पता है कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है, हमारी इस वक्त की जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहते हैं सही रास्तों के साथ साथ गलत राहों पर भी निकल रही है। उनकी सोच को बदलना बड़ा ज़रूरी है। सोच बदलने के लिए यकीनन अगर आप का कहते हैं हमारी सोबत अगर अच्छी होगी तो बच्चे का माहौल अच्छा होगा, बच्चे की तरबियत अच्छी होगी। अगर बच्चे की सोबत अच्छी नहीं होगी तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों की सोबत जो अगर अच्छी हो तो फिर यकीनन जो है वो उससे कम होता है कि कम से कम बच्चा हमारा जो है वो सही कुछ तरबियत हासिल कर लेगा, बाहर का माहौल अच्छा होगा, अच्छे लोगों से मिलेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और अच्छी बातें अगर लोगों तक पहुँचाई जाए, कोशिश की जाए कि कुछ यूथ के हवाले से कुछ अच्छी बात की जाए। हो सकता है कि कहते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर वो एक बात भी किसी के दिल में उतर गई और वो अपनी सही राह पर निकल पड़ा और उसे उसकी मंजिल मिल गई, जब वो मंजिल तक पहुंचने में वो बात, वो गुफ्तगू एक सही मुआविन साबित हो गई, तो यकीनन बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हमारी एक आने वाली नस्ल हमारी जो है वो कहते हैं कि एक सही हमारी नस्ल बन जाती है। तो इसी सिलसिले में मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को और कैरियर काउंसलर्स को जो यूथ के हवाले से मैं सही गाइड कर सकें, हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को, तमाम फैमिली मेम्बर्स को सही बता सकें कि होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए आजकल और क्या नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो इन तमाम सिलसिलों से आज मैंने इनवाइट किया है एक हमारे यूथ ही से। हमने सोचा कि क्यों ना यूथ की बात की जाए, कोई यूथ के हवाले से ऐसे कोई शख्सियत को बुलाया जाए, ताकि वो कहते हैं कि जब जनरेशन का गैप अगर ज़्यादा हो तो फिर वो लोग ज़रा सुनने में बहुत ज़्यादा कहते हैं यार ये अपने बहुत तजर्बे की बात कर, अपने यार इतनी कहाँ, वो दौर अलग था और आज का दौर अलग। मगर आज का अगर इंसान बात करे, उन्हीं के दौर की बात हो तो फिर वो बात सही समझ में भी आती है और सुन भी लेते हैं गौर से। तो इसी सिलसिले में आज हमने बुलाया, हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, और बहुत ही अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो जो है एज अ विज़िटर लेक्चरर जो जाके लेक्चर भी देते हैं और बहुत सारी जगह पर उनका आना जाना होता है। बिज़नेस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो गाइड करते हैं, लाजमी आपको पता है कि ये चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं अगर समझ लें, तो समझ में आ जाए। तो अगर हम सिर्फ एक ऐसे टाइम पास करने के लिए कोई प्रोग्राम सुने, कोई बात करें तो वो अलग बात है, मगर अगर समझने के हवाले से कोई बात हम सुन लें तो शायद हमारे वो जहन में कहीं ना कहीं वो बात नक्श हो जाती। और हम जब कहीं बैठकर चार लोगों में गुफ्तगू करते हैं तो हम वो बात का हवाला ज़रूर देते कि यार हाँ मैंने कहीं सुना तो था ये बात, तो ये बात इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बात सुनी थी मैंने उसका मतलब वो बात सही है, क्योंकि उस हवाले से कहीं ना कहीं उसका जिक्र हो रहा होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सिद्दीकी साहब ने, हमने इन्वाइट किया, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अहमद खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। FM 100 कभी सुना आपने? बिल्कुल सुना है और अक्सर सुनते रहते हैं। तो एक ज़माना वो था कि सिर्फ ये था कि भाई ये FM 100 और दूसरे ये चैनल्स हैं, कुछ पता नहीं होता था, लेकिन इत्तफाकन समवन सजेस्ट मी कि आप ये कभी सुने। तो वो जब मैंने सुनना की शुरू किया तो उस टाइम पे फिर मुझे पता चला कि आई एम नॉट द ओनली वन, यहाँ पे तो एक दुनिया बसती है, अलग ही दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेडियो तो पता है, रेडियो की दुनिया भी अलग है वैसे। बिल्कुल। और हमारे तमाम मीडियम, जितने मीडियम्स आप से देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उन सब का बेसिक अगर देखा जाए, इब्तिदा जैसे अगर अलिफ बे से शुरू करते हैं हम अपनी तालीम का, तो वो अलिफ बे समझो रेडियो ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। रेडियो ही से लोग निकलते हैं, जो रेडियो के लोग हमारे जितने लेजेंडरी
एक्टर हैं, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं तकरीबन, वो रेडियो उनके कहीं बुनियादी उनकी जो वजह एक रेडियो रहा है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए रेडियो की दुनिया अलग भी है, और जिन्हें कहते हैं रेडियो सुनने का एक नशा लग जाए, चस्का लग जाए, वो एक एडिक्शन है, बिल्कुल वो नहीं छूटती फिर आपसे, वो नहीं छूटती फिर वो। मतलब ये दौर जब FM शुरू हुआ 95 में शुरू हुआ, ये 23 मार्च को, उस वक्त से लोग मतलब हमारे साथ ऐसे सुने कि जो बचपन में सुनते आते आज माशाल्लाह अपने फैमिली वाले बन गए, हमारे मेल फीमेल भी तमाम लोग इसमें शामिल हो गए। तो खैर बहरहाल ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, और ये आज हमने बुलाया आपको, आपने सुन ही लिया होगा जो मैंने इंट्रो दिया और जिस सवाल से बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ पता है सबसे बड़ी बात अहमद ये कि इस वक्त हमारे यहाँ सिलसिला जो सबसे सोशल मीडिया आया है, उस वक्त से थोड़ा सा माहौल हमारा और चेंज हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर देखा जाए तो हमारे जो रिश्तों की कदर है वो भी हम खोते जा रहे हैं धीरे ऐसा ही है। मतलब जो बड़े छोटे का एहतराम हम अपने बचपन में करते थे वो आज वो नहीं होता, वरना बचपन में आपका बचपन भी मत इतना दूर तो नहीं है बचपन आपका, हमसे तो बहुत करीब आपका बचपन, हम तो बहुत पीछे के। अगर बाज़ लोग कहते हैं यार कौन सा पता नहीं हड़प्पा के दौर की बात करते हो तुम यार, तो हम तो बहुत पीछे गए। तो मतलब उसमें भी है कि ये था कि कम से कम अपने बड़ों का एहतराम, अगर कोई बड़ा नज़र आ जाए कुछ आ जाए तो एहतराम करते थे, छुप जाते थे। कोई अगर शौक़ कर रहे हैं जो बड़ों के सामने करना चाहिए तो उससे मतलब थोड़ा सा परहेज़ कर लेते थे, खड़े हो गए, सलाम कर लिया, हाथ मिला लिया, एहतरामन खड़े हो गए। मगर आज जो है ऐसा दौर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें दूर होती चली गई हैं, और ये सोशल मीडिया से देखा जाए तो अगर इसने बहुत सारे हम लोगों को करीब भी किया है और दूर भी कर दिया। वरना अगर आप पहले ज़माने का देखें, अगर सोशल मीडिया के आने से पहले का दौर ये होता था कि हर वीकेंड होता था, वीकेंड नहीं तो 20-25 दिन में ये हम लोग अपनी फैमिली के यहाँ चाचा मामू पप्पू गैदरिंग होती थी, गैदरिंग जाते। और जब से ये सोशल मीडिया आया तो बस एक दूसरे के किसी ने तस्वीर डाल ली, हाँ भाई तस्वीर से देख ली, हाँ भाई चलो वो अपना ठीक है अपनी दुनिया में मस्त है और ठीक है हम यहाँ पर हैं। हालांकि ये गलत है, ये गलत है। मतलब अब वो महफिल है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, अब वो मतलब है कि अगर हम कभी हम लोग अगर कोई दोस्त अहबाब कहीं मिल भी जाते हैं ना, गलती से मिल भी गए कि चलो यार इस वीकेंड पे चलो मिलते हैं, अभी बहुत अरसा मिले हुए, अच्छा मिल भी गए, वो मिलने का फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब अपने जब एक का मैसेज आया या एक के व्हाट्सएप पे लगा हुआ तो सारे अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। हाँ, वो आपस में बात तो होती नहीं है, आपस में होती नहीं है, और उसी चक्कर में मतलब 4 बज गए और चलो यार उठ के चलो यार सुबह में चलो घर चले, आज का वीकेंड गुजर गया। वो जो इफेक्टिव बातें हुआ करती थी, जो अपनाइयत होती थी, वो अब टोटली बिल्कुल ख़त्म हो ही गई है। अगर आप तकरीबन ख़त्म ही हो गई। चले अब हम उस दौर के, लेकिन फिर भी मैं ये ऐसा समटाइम्स समझ रहा होता हूँ कि चलो हमारे जो फादर थे या जो हमारे बाप दादा थे, वो जो हमें हमारे फादर को, वो जो हमारे फादर ने हमें वो चीज़ें डाल दी हैं, अभी भी हम में ऐसा है कि अभी भी हम रिश्तों की अपनाइयत, दोस्तों को इज्जत देना वो जानते हैं। अब मैं समटाइम्स ऐसा सोच रहा होता हूँ कि हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो चीज़ें हम कैसे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि फैमिली में मिलना जुलना तो होता नहीं है, मोबाइल में रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल में रहते हैं, तो अब वो फैमिली की रिश्तों की कदर, वो सारी चीज़ें कैसे जानेंगे? अब रिश्तों को आप देखें ना कि अगर रिश्तेदारों में जाएं, छोटे बच्चे हैं तो उनको जो पता ही नहीं होगा कि आपका भाई उनका कोई चाचा भी है, ना ताया भी है, फूफा भी है। हमें तो इतना भी एग्जैक्टली हमें तो इतना भी पता है कि हमारे वालिद साहब के जो कज़न होते थे उनके बच्चे कौन हैं, उनको भी हम जानते, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है वो तो यही नहीं जाने कि हमारा कज़न कौन है, हमारा कज़न कौन है। सही बात है, यही नहीं पता, क्योंकि अब तो वो दौर आ गया कि अब तो एक घर में होते हुए भी वो कहते हैं कि सब बहन भाई भी आपस में अपने अपने कमरों में बैठ के जो वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो खाना भी एक दूसरे को जो वो मोबाइल पे कर रहे होते हैं, खाना ला दो यार, खाना ला दो यार, अच्छा प्यास लगी, बहन को मैसेज कर दिया यार पानी तो पिला दो यार, अच्छा यार वो अम्मी वो खाना तो दे दें, अम्मी भूख लगी बड़ी यार मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला अभी मैं देख रहा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जब से सोशल मीडिया का दौर है तो कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें तो ये मैं अभी जो मदर्स डे गुजरा है, इससे पहले कहाँ मदर्स डे होता था, कुछ नहीं मनाया जाता था जब सोशल मीडिया नहीं था, तो उससे पहले कभी हमने ये मदर्स डे या फादर्स डे का सुना था। अब मैं ये समटाइम्स देख रहा होता कि पूरा साल तो माँ को पूछते नहीं है और वो पूरा एक दिन तस्वीर लेके डाल देते हैं और वो समझते हैं कि पूरे 365 दिन का हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया। यही है मतलब। अब फिर ये कि अगर देखें, अगर हम एक एज अ मुस्लिम अगर देखें तो ये हमारा है भी नहीं, ये नहीं है हमारा, क्योंकि हमारी माँ तो हमारे घर में मौजूद है, और हम माँ फादर्स डे मदर्स डे ये तो रोज़ का उनका, आप रोज़ विश करें उनसे। भाई घर में आपके वालिदा अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो मौजूद है आपके सामने, तो आपकी जन्नत और आपके जन्नत का दरवाज़ा जो आपके घर पे मौजूद है, सुबह शाम उनके देखेंगे, सुबह शाम मतलब ये आप एक साल में, क्योंकि ये उन लोगों का हिसाब है, अगर आउट ऑफ हमारी कंट्री का देखा जाए
तो वो उन लोगों में क्या महीने में साल में एक बार वो जाते हैं, उन्होंने अपने वालिदैन को अब थोड़ा सा वो उन्होंने लिया, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया उनको, साल में एक बार गए और लेके उनको पूरा दिन उनका नाम किया, सुबह लेके निकले और रात को जाके फिर वापस छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं, उसके बाद ख़त्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं अपना थोड़ा सा बता दूं पीछे का, लेकिन जब मैं हिफ्स कर रहा था, आज से वो तकरीबन 20 साल पहले की बात है, हमें मदरसे में ये चीज़ सिखाई जाती थी। उस टाइम तो शायद मैं भी कोई 5वीं 6ठी क्लास में होता था कि जब आप सुबह निकले मदरसे में आने के लिए तो अपने माँ और बाप के हाथ चूमें और फिर मदरसे आएँ। और जब हम मदरसे आते थे तो वो उस्ताद हमसे पूछते थे कि किस किस ने अपने बाप और माँ के हाथ चूमे। तो मतलब ये रोज़ का रूटीन था, और ये रोज़ क्या है ना, मतलब एक तरीके से उनको विश करना हुआ या उनसे प्यार जताना हुआ। प्यार जताना। अब यहाँ क्या होता है, हम वो सिर्फ मदर्स डे का इंतज़ार करते हैं कि वो एक मदर्स डे आएगा, उसमें तस्वीर लेंगे और उसमें वो डाल देंगे, बाकी किधर गए। हाँ यही तो बस। बहरहाल ये कहानी कुछ ऐसी हमारी। तो खैर आप क्या आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में पीछे से बताना शुरू करूं कि मैं कोई तकरीबन जब मैं 4th या 5वीं क्लास में होता था तो मेरी जो सराउंडिंग्स में जो मेरे मोहल्ले वाले होते थे उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि उस टाइम पे हिफ्स कर रहे थे 5वीं क्लास में। तो उनको देखे क्योंकि उनके साथ क्रिकेट खेलना और सब कुछ टाइम स्पेंड करना, तो एक दिन मुझे भी हुआ कि यार, मैंने कहा वालिद साहब कि जब ये लोग हिफ्स कर रहे हैं तो मुझे भी हिफ्स करना है, आप मुझे हिफ्स में क्यों नहीं डालते। उन्होंने कहा भाई देख लो, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तुम कर सकते हो। अब 5वीं क्लास के बच्चे को क्या पता कि बड़ा डिसीजन है या छोटा, बस मुझे तो वो अच्छा लगा तो मैंने वालिद साहब से कह दिया। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा ये शौक़ है तो वाई नॉट, बिल्कुल इसको परसू करो तुम। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने हिफ्स किया। तो जिस मदरसे में मैं हिफ्स करता था तो वहाँ 1 महीना रहता था, फिर 2 दिन के लिए घर आता था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 साल में जाके मैंने अपना कुरान पाक हिफ्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब मैंने हिफ्स किया, फिर मैं वापस जब अपने स्कूल में आया, जहाँ से स्कूल छोड़ा था, फिर वहीं से मैंने रीजॉइन किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्कूल फिर मैंने क्लियर किया, इंटर मैट्रिक किया, फिर इंटर फिर मैंने क्लियर किया। अब इंटर में जब हम आते हैं, जब मैं इंटर में आ रहा था तो सब, बल्कि मैट्रिक में ही तो मुझसे पूछा गया भाई आप बायोलॉजी की तरफ जाएंगे, मेडिकल की तरफ, इस तरफ जाएंगे, कंप्यूटर की तरफ जाएंगे, आप किस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये मैट्रिक में वाकई मैट्रिक के बाद ही ये डिसीजन जो है लाजमी होता है कि बच्चों से उनकी राय लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, जो आजकल नहीं होता। ये बिल्कुल भी होता, माँ बाप मुसल्लत कर देते हैं। वो माँ बाप मुसल्लत ये देख के करते हैं कि यार वो फलाना कजन को देखो, वो आज डॉक्टर बना बैठा है, वो लाखों रुपए, तो तुम भी तुमने डॉक्टर ही बनना है। वो बच्चा मतलब वो बात है कि अभी उसको बल्कि मैट्रिक तक नहीं पहुंचा, उसके बचपन से उसके जहन में तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बस बिल्कुल मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वो बचपन उसके जहन में ये कहते कि इम्पोज करना शुरू कर दिया कि बस वो यही करना है। वो बच्चे को देख नहीं रहे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। मेरे अभी एक कज़न से बात हो रही थी, वो अमेरिका में होता है, रोज़ इलिनॉइस में। तो वो ये कह रहा था कि यहाँ पे अमेरिका का ये रूल है कि 6 साल तक आपको बच्चे को स्कूल में दाखिल ही नहीं कराना, क्योंकि स्कूल में दाखिल कराने के बाद फिर बच्चे की एक लाइफ ही चेंज हो जाती है उसने अपना। और जब हमारे यहाँ क्या होता है कि यार जितनी जल्दी हो सके बच्चे को करवा दो, मतलब तो अभी तो समटाइम्स मैंने कुछ ऐसे स्कूलों का नाम सुना है कि वो बच्चा पैदा भी नहीं होने वाला होता है, नाम लिखवा देते हैं। तो बच्चे को पता नहीं होता कि जब मैं दुनिया में आने वाला तो मेरे साथ होने क्या वाला है। हकीकत है ये ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ये कुछ स्कूल ऐसा कर रहे होते हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से होना चाहिए। आप वो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट बच्चे को अपना बचपन तो जीने दो। आप बचपन से ही उसको हम प्रेशराइज कर लेते हैं, और प्रेशराइज हम ये कर रहे होते हैं। अच्छा, जापान का निज़ाम ये है स्कूल्स का कि वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। जब बच्चों के जहन में बचपन से यही आ जाएगी यार ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उनके जहन में वो डिफरेंशिएट शुरू से ही क्रिएट हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। तो वहाँ पे तो वो ग्रेडिंग सिस्टम है ही नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाना है 6, 7, 8वीं क्लास तक वो सिर्फ पढ़ाते हैं, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है ही नहीं। फिर आगे जाके उनका ग्रेडिंग सिस्टम शुरू होता है। हम लोग क्या करते हैं, किंडरगार्टन में ये मेरा पहला बच्चा जो है ये फर्स्ट आ गया, दूसरा, अरे बच्चे को क्या पता वो क्या पहला, दूसरा, तीसरा, उसको तो सिर्फ आप उस किंडरगार्टन से गुजार रहे होते हैं। बट नेवरदलेस फिर जब ये डिसीजन का वक्त आया तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बायोलॉजी क्या होती है और ये केमिस्ट्री क्या होती है। उस टाइम तो एक वो धक्कम पेल में पढ़ते चलते चले जा रहे थे। उस टाइम कंप्यूटर नया नया आना शुरू हुआ था, तो वालिदैन ने कहा भाई आप कंप्यूटर कर लो, ये नया आने वाला इसका दौर है। हमने बोला चल भाई ठीक है कंप्यूटर कर लेते, कंप्यूटर कर लिया। फिर जब हम अपने इंटर की तरफ आए तो इंटर में फिर ये एक डिसीजन लेना था कि बायोलॉजी की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या क्या अपना फैसला करना है। तो उस टाइम पे भी बड़ा मुश्किल हुआ। फिर ये हुआ कि मैं एक चला गया। अगर मैं थोड़ी सी पुरानी बात बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि मेरे बराबर में एक साहब रहते थे। तो वो मोहल्ले के एक वो होते ना बड़े पढ़े लिखे और हर किसी को वो बैठ जाते थे।
तो मैं उनके पास चले गया, तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि बेटे तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है और क्या करना चाहते हो, और वो मुझे बड़ा लंबा चौड़ा बताने लगे, वाटर की तरफ जाना है, फर्टिलाइज़र का भी, और ये वो एस्ट्रोनॉट्स और ये वो सारी बताने। अच्छा 5-6 घंटे में उनके साथ बैठा, सारी बातें मेरे ऊपर से गुजरी। अच्छा। तो फिर भी मैं डिसीजन नहीं ले पाया। जब 6 घंटे के बाद मैं पड़ोस में ही था, वापस गया तो वालिद साहब ने बोले बेटे को समझा, मैंने कहा जो बनना था वो नहीं समझा, बाकी सब समझ लिया लेकिन डिसीजन उसी वक्त भी नहीं ले पाया। जब तक आप किसी प्रैक्टिकल बंदे के साथ नहीं मिलते ना, बैठते, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाते। और डिसीजन लेने का मेरी अपनी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है, जो कि मैंने अभी ये कहूँ कि अगर मैंने 7-8 साल में ये चीज़ अभी सीखी है, वो ये चीज़ कि अगर आप देखें कि मैंने अपने फैमिली से ये सीखा कि, या अपने इर्द गिर्द से ये समझ लें कि जिस तरफ आपके फादर या मदर या फैमिली का रुझान होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में चल देते हो। लेकिन ऐसा बहुत दफ़ा समटाइम्स नहीं भी होता। खैर किसी न किसी तरीके से इंजीनियरिंग करी, लेकिन जब इंजीनियरिंग कर ली ना, तो फिर उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि मैंने कर ली, मुझे यकीन ही नहीं आया। खैर फिर उसके बाद अब वालिद साहब ने कहा भाई अब तुम्हारी इंजीनियरिंग हो गई है, इंटर कर लिया है, अब जाओ, अब तुम क्या, अब तुम्हें करना है, मतलब BBA करना है, MBA करना है, BCom करना है, क्या करना है? तो कुछ पता नहीं था, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। अच्छा फैमिली में अगर किसी के पास डायरेक्शन लेने के लिए जाओ तो जो जिसकी फील्ड होती है वो उसी को ही अच्छा पेश कर रहा होता है, जो जिस फील्ड में जो खुद है वही बताएगा ना, वही बता रहा होता है। अब मैं चले गया अपने कुछ कजन्स के पास जिनकी मेडिकल की थी, उन्होंने मेडिकल को इतना अच्छा मेरे सामने तराजू में पेश करके बताया, तो मैंने कहा यार अब जो कुछ है वो मेडिकल ही है। अच्छा फिर मैं अपने एक अंकल होते हैं नेवी में, उनके पास चले गया, उन्होंने बताया नेवी में आ जाओ, जो कुछ है वो यही है। फिर एक अकाउंटेंट, एक मेरे कज़न होते हैं। तो इन सब के मिलने के बाद जो मेरे दिमाग में खिचड़ी बनी ना, मैंने सोचा कि यार ये करना क्या है। मैंने कहा कि यार फिर ये देख लेता हूँ कि सबसे आसान कौन सा है, सही है, या जो मैं इजीली कर सकता हूँ। ये तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी हैं जो कि मेरे ऊपर से गुजर रही हैं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। बट नेवरदलेस फिर मैंने कहा कि मैं अपनी खुद की वर्किंग करूँगा। तो फिर मैं इंजीनियरिंग के कॉलेजेस गया, मेडिकल के कॉलेजेस गया, जो उस टाइम पे अपराइजिंग जो सब्जेक्ट्स थे, कोर्सेज थे। फिर मैंने एक चार्ट बनाया, मेरी आदत है लिखने की हर चीज़ ना, तो वो फिर मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ लिखी, लिस्ट डाउन करी किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं, क्या फीसिस हैं, वो सारी लिस्ट डाउन करी। मैंने सोचा कि कहाँ लेना चाहिए, तो खैर फाइनली एक यूनिवर्सिटी मैंने डिसाइड करी। तो मैंने कहा यहाँ मुझे एडमिशन लेना चाहिए। अब यहाँ एडमिशन लेना चाहिए तो मैं यहाँ कंप्यूटर में लूँ, BBA में लूँ, इंजीनियरिंग में लूँ, ACCA, क्या करूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी लोगों से मशवरा किया, तो मैंने फिर सब ने मुझे बताया कि तुम ACCA की तरफ जाते हो तो है पढ़ाई बहुत मुश्किल, एक्सपेंसिव, लेकिन ज़िंदगी में ऐश करोगे। किसी ने कहा कि CA कर लो, CA है पढ़ाई बहुत मुश्किल, 6-7 साल में हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने कहा कि यार इतनी मुश्किल बड़ा बता रहे हैं, अभी से डरा रहे हैं। मैंने कहा मैं वो देखता हूँ जो मैं खुद हजम कर सकता हूँ। सही बात, और हकीकत भी है एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद, पैरामीटर्स देखने के बाद, फिर मैंने ले लिया BBA में एडमिशन। तो जब मैं निकल कर आया था फ्रेश इंटर से, कुछ पता नहीं था कि ये सेमेस्टर्स क्या होते हैं और इनका मार्किंग देने का सिस्टम क्या होता है। क्योंकि कॉलेज में तो ये होता था ना कि जब आप कॉलेज में आ जाते तो बंक मार लिया करते थे सम टाइम, घर वालों को नहीं पता चल रहा, तो वो एक थोड़ा सा माइंडसेट बना हुआ था। तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हो रहा था, कभी यूनिवर्सिटी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी ऑफ कर लेते थे। एंड ऑफ द डे जब रिज़ल्ट आया तो मैं भरपूर तरीके से फ़ेल हो गया। अच्छा। और वो भी फ़ेल के, यूनिवर्सिटी में जो लोग सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि वो एक GPA होती है हम लोगों की, ग्रेडिंग सिस्टम, तो 4 हमारी हाईएस्ट होती है। तो मेरी उस टाइम पे GPA बनी थी 0.53, 1 भी नहीं बनी थी, 1 भी नहीं बनी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। और अच्छा उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी वालों ने घर पे कॉल कर दी, पेरेंट्स को बुला लिया कि आपके बच्चे की ये रिपोर्ट, और सारे मेरे मेल फीमेल टीचर्स, एक पूरा पैनल बैठा हुआ है और मेरी बेइज्जती हो रही है और पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो खैर उस टाइम पे, तो जिस टाइम पे पेरेंट्स मुझे उस टाइम पे देख रहे थे, मैं समझ गया था आज घर जाके मेरी खैर नहीं है। तो खैर किसी न किसी तरीके से वो एक पीरियड गुजरा, मैं घर आया, फिर वालिदैन ने बोला भाई ये क्या। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, किसी टीचर ने बताया नहीं। कहा कि नहीं भाई, अब फिर टीचर ने कहा चले हम समझाते हैं, बताते हैं इस तरीके से। बट नेवरदलेस फिर मैंने दोबारा उसी को कंटिन्यू किया, पहला सेमेस्टर पढ़ा, जैसे टीचर्स ने बताया वैसे ही करते रहे। फिर ये हुआ कि जब सेमेस्टर में दोबारा ज्वाइन करने लगा ना,
तो जब आप दोबारा क्लास में जा रहे होते वही टीचर होते तो आप थोड़ा सा शर्मिंदा होते हो कि यार मैं वही टीचर है कैसे जाऊँ। सही बात। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरे 4 दोस्त वही, तो जान में जान आ गई। मैंने कहा जो मैं अकेला फेल नहीं हुआ, मेरे दोस्त भी साथ में। खैर हम लोग क्लास में गए और वो अटेंड करा, वो सेमेस्टर निकाला जैसे टीचर्स ने कहा वैसे पढ़ते रहे। तो समटाइम्स मैं रियलाइज़ करता था यार जब ये मैंने अपने शौक़ से लिए तो मैं इसको टाइम क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम दूसरी चीज़ों में क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। तो वो किसी ना किसी तरीके से मैंने पहला सेमेस्टर किया और वो एक अनएक्सपेक्टेड सी GPA आई मेरी, जो कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, 3.8 आउट ऑफ 4। तो टीचर्स भी परेशान, घर वाले भी परेशान, मैं खुद भी परेशान, अरे मैं तो इतना पढ़ने वाला था। लेकिन उसमें करना मुझे कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही होता कि टीचर्स जो भी चीज़ें बता रहे होते थे वो डेली बेसिस के ऊपर आप करते रहो और सिर्फ रोज़ली हार्डली आधा घंटा भी दे दो, दैट्स इट्स प्रिटी मच एनफ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह 1 सेमेस्टर गुजरा, 2 सेमेस्टर गुजरा, 3 सेमेस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें अच्छी चलती रहीं। अच्छा, फिर एक टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ का आया, जो कि मैं अपने अक्सर जहाँ सेशंस देने जाता हूँ और गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाते हैं तो वहाँ ये वाली बात मैं ज़रूर शेयर करता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी, तमाम जो हमारे जो सुनने वाले उनसे भी मैं यही कहना चाहूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर गेस्ट स्पीकर सेशन कोई होता है वो आप ज़रूर सुना करें, क्योंकि अगर वो हम समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कहते हैं ये क्या आया हुआ है, ये क्या बोल रहा है और हम इसको क्यों सुने। भाई वो आपसे ज़्यादा जानता है, दुनिया ज़्यादा देखी हुई है, आपसे ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखता है, दुनिया को बेहतर तरीके से जानता है। और फिर ये कि फिर सॉरी आपको बात कर, फिर ये कि लाजमी यूनिवर्सिटी ने जब उस शख्स को इनवाइट किया है तो इसका कोई मकसद तो होगा ना, मतलब उसकी कोई अहमियत होगी, जब भी तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसको इनवाइट क्यों किया। बिल्कुल, क्योंकि उसको एक अल्फा एज हासिल होता है। लाजमी जब भी बुलाया ना यूनिवर्सिटी ने, क्यों बुलाया, वरना बुलाया, वरना क्यों बुलाया, और आप ही लोगों के लिए बुलाया है। लाजमी बात है। असल में बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती थी, मैं इस एज में उस टाइम पे था तो मेरी भी ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो रहा था लिटरली, जो मैं टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको, तो कोई 300-400 बच्चा बैठा हुआ था, मैं बैक बेंचर था, बिल्कुल लास्ट में बैठता था। पूरा सेशन में उस गेस्ट स्पीकर ने क्या बोला मेरे कुछ समझ में नहीं, हम बातों में लगे हुए थे। अच्छा। जब मेरे दोस्त उठकर चले गए ना तो मैंने सोचा कि यार चलो सुन ही लूँ, बेचारा 1 घंटे से बोल रहा है। तो लिटरली कि जब उसने आखिरी के जब मैंने उसके आधे घंटे का सेशन सुना, इट्स टोटली चेंज माई लाइफ। उसने ये बोला कि मैं आप लोगों की एज से 5-6-7 साल हार्डली बड़ा हूँ, 6 फिगर्स में, मतलब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6 फिगर्स में अर्निंग कर रहा हूँ, इतने सारे ममालिक घूम चुका हूँ, इतनी यूनिवर्सिटीज़ मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाती हैं। तो मैं सुन चौंक गया, मैंने कहा यार 6-7 साल तो उम्र में मुझसे बड़ा है, 6-7 साल से बड़ा, और हाँ क्या कुछ कर चुका है क्या। तो मैंने कहा इसने ये कैसे अचीव कर लिया, ये तो मैं चाहता था करना, मैं तो इस चीज़ की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, ये सब कुछ अचीव करके बैठा हुआ है। वो सेशन ख़त्म हुआ और ये समझ लें कि मैं उसका हाथ पकड़ के लटक गया। मैंने बोला अब जो हो ना वो सब कुछ तुम ही, अब मुझे सिखाओ जो तुमने ये सब कुछ कैसे सीखा है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई अपनी चीज़ें इतनी आसानी से डिलीवर भी नहीं करता, नहीं वो लाज़मी बात है, तो फ़ौरन भी नहीं करता। वो देखते ना कि दूसरे में अर्ज कितनी है, सीखने की चाह कितनी ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है कि वो आज मैं बता दूँ और फिर वो ज़ाया हो जाएगा, फिर दूसरे में इतनी वो भी नहीं रहेगी। तो 6 महीने आप यकीन करें कि 6 महीने मेरा वो यूनिवर्सिटी भी चलती रही, मैं उसको उन साहब को फ़ोन करता था, जाता था, मतलब वो मुझे बुलाते थे। 6 महीने तक तो उन्होंने मुझे ठीक ठाक लटकाया। फिर 7वें-8वें महीने उन्होंने बोला कि नहीं यार इसमें जो है ना कुछ सीखने की चाह है, मैं इसको काम देना शुरू करता हूँ। फिर हमारी कुछ वर्कशॉप्स होना शुरू हुई, फिर उन्होंने इन्वाइट करना शुरू किया मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है सीखो, आओ और काम दो। अच्छा, जब शुरू में किसी को भी काम दिया जाता है तो उससे हम ऑफिस में, ख़ासतौर पे जो हमारे इंटर्नशिप्स जो हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो जब भी कहीं इंटर्नशिप्स करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें ये क्या प्रिंट निकालने पे लगा दिया, पेपर लाने के ऊपर लगा दिया, कहते हैं कि इस काम पे लगा दिए, तो कह रहे हैं कि बाकी इसके आदमी नहीं हमें लगा दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही सोच होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उस टाइम पे जब मैं घर आके बोला तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटे जो ये बता रहे हैं ना आप करो, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक होती है, और वो लॉजिक ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाए ना, आपको उसकी कदर नहीं महसूस होती। बिल्कुल सही बात। और जब आपसे ये करवाने का मकसद ये होता है कि वो एक होती है ना मैं को मारना, तो आपकी अना जो है ना आपके अंदर जो वो उसको मारना है बस। तो ये चीज़ें फिर मेरे समझ में आ गई, मैंने कहा ठीक है हम करते हैं। और फिर मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात किया करते थे, बेटे दुश्मन भी अगर है ना ज़िंदगी में तो उससे हंस के बात करो, आज नहीं तो वो कल तुम्हारा
हो ही जाएगा, और ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके घर में, मोहल्ले में, हर जगह मिलेंगे। तो खैर उन चीज़ों को मैंने अपनाया और बस इस तरीके से उसके ऊपर मैं चलता रहा। फिर वो जो 6-7 महीने उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप तैयार हो, अब आप जाओ, एक इवेंट है, वहाँ पे जाके आप सेशन दो। अच्छा, गुड। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं देता हूँ। और मेरा ये अंदाज़ा था कि कोई 100-50-40 बच्चा बैठा होगा। वो था एक्सपो सेंटर में। हाँ, 2007 की बात है। अच्छा, पहला मतलब आपका पहला सेशन 2007 में एक्सपो सेंटर के अंदर। और मैंने कहा कि चलो, वो बूथ्स बने होंगे छोटे छोटे होंगे, लेकिन जब देखा वो पूरा हॉल भरा हुआ, खचाखच यूथ और ऑडियंस से भरा हुआ, टीचर्स, फैकल्टी सब बैठे हुए, मैं जाके परेशान। मैं एक रट्टा मार कर गया था एक पर्चे के ऊपर कि यार ये जाऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं बोल दूँगा। जब मैंने सामने ऑडियंस को देखा तो सब भूल गया। ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ, कुछ अल्फाज ही नहीं निकल रहे। मैं लिटरली इतना परेशान हुआ सर कि मैं रॉकस्टम स्टेज छोड़ के स्टेज के पीछे चला गया। अच्छा। और फ़ौरन जेब में से मैंने पर्चा निकाला और मैं उसको पढ़ने के लिए लग गया। यार मैंने ये लिखा क्या था। तो इतने में भागती हुई एक खातून आई, तो वो कहने लगी सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका तो सेशन चल रहा है, आप रॉकस्टम छोड़ के वो स्टेज छोड़कर कैसे आ गए। तो मैंने कहा जी आप बस चलिए, बस मैं आ ही रहा हूँ। कहें नहीं सर आप चलें, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, सब लोग देख रहे हैं, कैमरा मैन है। सही बात है। तो वो हाथ बांध के खड़ी हो गई कुछ सेकंड के लिए और मेरी तरफ देखने लगी, कहेंगे सर आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। अच्छा कोई लड़का बोले तो समझ, लड़की ने बोला कि यार आप कंफ्यूज हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, आप ये मुझसे कैसी बात कर रही हैं। लेकिन सर अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं तो लेडीज़ वॉशरूम में क्या कर रहे हैं। क्या बात है। क्या बिल्कुल। तो मैंने कहा अरे यार ये मैं कहा गया। मैंने कहा जी सॉरी, चलें। तो खैर फिर मैं स्टेज के ऊपर चला गया। तो स्टेज में जब मैं गया हूँ तो एक बच्चे ने बोला सर यस यू कैन डू इट। तो वो एक बच्चा समझ गया कि सर शायद कंफ्यूज हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो जब उसने बोला ना सर यस यू कैन डू इट, उस टाइम पे मेरे अपने टीचर की, जो मेरे मेंटोर थे, उनकी एक बात मेरे जहन में आई उसी टाइम पे। तो वो मैं आज अपनी ऑडियंस से भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप लोगों को ऑडियंस का सामना करना पड़े ना, और स्टेज पे जाके कुछ भी बोलना पड़े, क्योंकि स्टेज फेयर, लोगों से मुखातिब होना, बात करना, वो एक ऐसा होता है कि एक जिंदा खड़े इंसान को एक लाश में तब्दील कर देता है। उसका खौफ इतना होता है कि आप नहीं बोल पाते। तो उन्होंने कहा था बेटे हमेशा याद रखना, कभी भी डरना मत कि कितनी ऑडियंस क्या बैठी हुई है। एक फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूले को अपनाना, हमेशा ज़िंदगी में कामयाब हो गए। 2007 में उन्होंने मुझे फार्मूला बताया, आज 2024 है, इसी फार्मूले को लेके चल रहा हूँ। मेरे सामने कोई सी भी ऑडियंस बैठी हुई हो ना, मुझे डर ही नहीं लगता। वो फार्मूला ये था कि बेटे सामने कोई भी ऑडियंस हो, कभी ये नहीं सोचना कि सामने लोग बैठे हुए हैं, सामने इंसान बैठे हुए हैं। हमेशा ये सोचना कि सामने अंडे, टमाटर, आलू बैठे हुए हैं, इंसान नहीं बैठे हुए। और जब तुम ये सोच रख के जाओगे ना कि सामने लोग ही नहीं बैठे हुए और ये लोग बैठे हुए, तो तुम जो चाहो बात करना, उनसे मुखातिब होना, अपनी बात डिलीवर हो तुम आराम से कर सकते हो। जब उस बच्चे ने बोला ना सर यस यू कैन डू इट, तो मैंने कहा नहीं ये इंसान नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी एक बात बताऊं कि अपने बचपन की, कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शोबिज़ से रहा और बचपन से ज़्यादा भी मुझे शौक़ रहा इसका। तो मैंने जो म्यूज़िक सीखना शुरू किया, मैंने गिटार सीखना शुरू किया। तो गिटार मैंने सीखा, हमारे जो सर थे वो ब्लाइंड थे। ओके। मतलब ये मैं 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो ब्लाइंड थे बिल्कुल, मतलब, और बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे। सही। मतलब मैं 80s में बहुत सारे बेशुमार जिंगल उनके बजाए हुए, तो मैंने उनसे गिटार बजाना सीखा। अच्छा, तो हमारे एक दोस्त के घर पे उसके भांजे या भतीजे किसी की सालगिरह थी, तो वहाँ फंक्शन अरेंज था। उसमें हमारे तमाम म्यूज़िक के लोग जो थे, हमारी एकेडमी थी सर की अलकनंदा स्क्वायर में, अलकनंदा वहाँ पर, तो मैं वहाँ सीखने जाता, तो वहाँ पर वो सारे वहाँ मौजूद थे। अब मुझे पहली बार वहाँ पर जो है वो मुझे खड़ा कर दिया वहाँ पर, क्योंकि मुझे गाने का शौक़ भी था और फिर कंपेयरिंग का शौक़ भी था मुझे। तो वो सर ने क्या लेंगे, इस आज की इस प्रोग्राम की कंपेयरिंग तुम करोगे। मैंने कहा सर, और साथ तुमने गाना भी गाना, तुम यहाँ क्लब में जो बड़ा शौक़ जिताते हो तुम्हें सिंगिंग का, तुम गिटार बजाते हो सिंगिंग, तो उसमें गाना भी गाना बजाना भी। अच्छा, अब वो हम उनके घर पे सब कुछ अरेंज हो गया, अब अनाउंस हो गया, प्रोग्राम शुरू, सब रेडी हो गया, जो हो गया, सर ने कहा जाओ ऊपर। अच्छा, मैं एक बार ऊपर गया हूँ,
सामने उनके फैमिली के लोग बैठे, अच्छे खासे लोग बैठे थे, मतलब फैमिली के लोग में काफ़ी सारे लोग, बच्चे की सालगिरह थी, काफ़ी सारे लोग उनकी फैमिली के लोग इधर उधर आए हुए सारे, और सामने फ्रंट सीट पे हमारे सर बैठे थे। और माशाल्लाह उनकी हाइट कुछ 6.5 फीट हाइट थी, लाहौर के थे माशाल्लाह, बड़े घोड़े चिट्टे बड़े, और थे ब्लाइंड बिल्कुल सही। मिसेज उनके साथ बैठी थी। अब जब मैं स्टेज पे गया, अब मैं माइक हाथ में लेके मैं सलाम मैंने किया, सलाम के बाद मुझसे आवाज़ें नहीं निकल रही, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा मुझे। मैं जी अब सब मुझे दोस्त यार हमारे जा रहे बैंड के लोग, यार शोभी तो मुझसे नहीं बोला जा रहा फिर, तो मुझे सर ने आवाज़ दी सामने से, कह शोभी तरह सही। माइक करके सर के पास गया, उनके नीचे बैठ के उनके कदमों पे घुटनों में हाथ रख कर मैंने सर कह रहे एक बात मेरी गौर से सुनो, ये तुम स्टेज पे जाओ और ये सोचो, ये अपने जहन में तुम बस जूम कर लो कि जितने लोग, मैं भी बैठा हूँ, जितने लोग अब स्टेज के सामने तुम्हें जो लोग देख रहे हैं ना, वो सारे जाहिल लोग हैं। बिल्कुल उनको अली बे नहीं आती, बिल्कुल जाहिल तरीन लोग, उनको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। सही कह रहे हैं। तुम उनके सामने तुम मतलब ये समझ लो कि कानों में जो एक राजा होता है, वो अंधों में काना एक राजा होता है, तो बिल्कुल तुम वो ये सारे अंधे को नजर में ना इनको सुनाई दे रहा है ना इनको दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात कही। कह रहे बस ये तुम सोचो और बस तुम जाओ। मैंने कहा सर कैसे आप भी बैठे, मैंने हंसते मैंने कहा सर आप भी तो बैठे, कह रहे मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, मुझे भी छोड़ दो, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। सब जितने बैठे हो स्टेज पे जाओ, और अब तुम्हारी, अब अगर तुम लोग खामोश हुए ना तो आज के बाद फिर यहाँ से मेरे पास यहीं से घर चले जाओ। सही है। फिर दोबारा तुम इस फील्ड के काबिल नहीं है तुम। बिल्कुल। आप यकीन करें मैं गया स्टेज पे, थोड़ा सा मुझे अच्छा फ़ैन चल रहे सब कुछ, छत खुली जगह में फंक्शन था वो, ऊपर फ्लोर पे बिल्कुल आखिरी छत के ऊपर हवा तेज़ हवाएं चल रही, उसके बावजूद पसीने में शराबूर था। बिल्कुल ऐसे ही पसीने में शराबूर था मैं। और मैंने माइक लिया और मैंने ऐसे बस ले के फिर जो शुरू हुआ, मैंने कहा थोड़ा मतलब हिचकिचाते बोलना शुरू किया, बोलते फिर जो शुरू हुआ मैं। सही है। बस मैं मेरी मतलब मैं नज़र यूँ समझ लें कि मेरी नज़र, हालांकि सर मेरे देख नहीं पा रहे, मगर उनसे मेरी नज़र नहीं मिल रही। हाँ सही बात है। उनकी तरफ मैं नज़र नहीं मिला पा रहा, मुझे पता है वो नहीं देख रहे, नहीं देख सकते मुझे, मगर फिर भी वो ऐसे बैठे। अच्छा मैं उनसे नज़र मिला ही नहीं पा रहा। बिल्कुल यूँ करके बोलो, ऊपर करके मैं बोले फिर सब हमारे दोस्तों ने यार शोभी गाना शुरू कर दो। फिर मैं जो गाना में गाता था, एक शौक था मुझे, वो गाना मैंने शुरू कर दिया। वो गाना पूरा गाना गा गया। वो गाना भाई ऐसा वो सब ने कहा कि अरे भाई, उसके बाद जो क्लैप हुई उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी का पहला था स्टेज कि जिस स्टेज पे मैंने, उसके बाद आज तक अल्लाह का शुक्र है, मतलब ज़िंदगी गुजर गई मेरी। मैं कभी किसी टॉपिक पर कभी कोई कागज़ पे सवाल बना के नहीं बैठता। बेहतरीन। मैं आज तक ज़िंदगी में कभी कहीं मुझे कोई माइक दे दे और बस ये बता दे कि यार शोभी साहब इस टॉपिक पे बोलना है, ये चीज़ है, तो मैं शुरू हो जाता हूँ। मतलब रेडियो पर, टीवी पर बेशुमार, मैं यहाँ भी गेस्ट साहब बेशुमार सियासी लोग भी आ चुके हैं, सोशल भी आ चुके हैं, एजुकेशन भी लोग हैं, मतलब वाइस चांसलर भी आ चुके हैं, पीरज़ादा कासिम साहब भी, ये भी, वो बहुत सारे लोग, बड़े लोग आ चुके हैं। आज तक कभी किसी के लिए मैंने सवाल नहीं किया, ना बनाया सवाल कभी। आते बैठते हो, जनरल डिस्कशन शुरू हो जाती है, और सारी उससे बड़े मतलब जर्नलिस्ट आ चुके हैं सब। तो ये मकसद ये है कि वो जहन में एक चीज़, जब सर ने जो आपकी वाली बात आपके उन्होंने कहा, तो वो कि भाई समझ लो कि ये सारे आलू टमाटर ये है ही नहीं, इंसान है ही नहीं। भाई इंसान अगर कोई होगा, ये आप समझो कि इंसान है, जब भी तो आपको पता लगेगा यार मुझको कोई देख रहा हो। जब आपको पता कोई देख ही नहीं रहा मुझे, बस फिर तो आप बोलते रहो। बिल्कुल कहीं नहीं कोई ना। मैं अब यहाँ बैठ कर मैं बोल रहा हूँ, मैं 6 घंटे बोल रहा हूँ तो बोलता रहूँगा मैं। बिल्कुल। मगर बस कोई हट नहीं। बिल्कुल। अब मैं यहाँ बैठकर मतलब अब मैं यहाँ बैठकर ये मैं मतलब आपके दोस्तों के साथ मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि सुनने वालों को ये कि मैं यहाँ बैठकर मैं ये फील करता हूँ मैं, हालांकि यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल। मगर मेरी फीलिंग्स ये होती है कि मेरे सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। ये शुरू से जो मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं, वो यकीन इस बात की गवाही देंगे, जो मुझे सुनते आ रहे हैं, जो आज भी सुन रहे होंगे, कि मैंने हमेशा से मेरा ये अंदाज़ रहा शुरू से। अब तो मोबाइल लगा लेते हैं, वीडियो में चला जाता है, वरना पहले मेरा अंदाज़ ये रहा कि मैं यहाँ बैठा बात कर, मैं कहता आप उदास बैठे हो यार, हमें यार छोड़ यार, अब ये छोड़ उदासी छोड़, अरे आप क्या बात है, लगता है आपको बड़ी खुशी मुझे भाई, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हाँ अरे आप क्यों रो रहे हैं यार, अबे यार छोड़े, ये ज़िंदगी में दुख सुख तो होते हैं सारे। मतलब मैं इस तरह बाकायदा तौर पर, हालांकि नज़र नहीं आता था, रेडियो था, मगर मैं इशारों से, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हाथ जब तक हिलाऊँ ना चलाऊँ, बिल्कुल बात होती है, तो वो मैं तो इस तरह करके मैं बिल्कुल बात करता था। और उसका रिस्पॉन्स मुझे क्या मिलता था कि जब खतूत आते थे, जवाबात आते थे, लोग कहते थे शोभी साहब आपने जब ये बात की तो ऐसा लगा जैसे आप देख रहे हैं, आपने मुझे, मैं बाकी उदास बैठी थी या उदास बैठा था, आपने जब कहा तो मुझे लगा आपने मुझे देख लिया। मुझे बिल्कुल सही। कोई कह रहा है यार शोभी साहब आप
वहाँ बैठ के कैसे देखते कैसे हैं आप ये सबको, कैसे देखते हैं? आपको क्या नजर आ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है? मैंने कहा ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी मैं फीलिंग, तो ये मकसद यही चीज़ है सारी। तो ये आपकी सिर्फ गुफ्तगू में ये मैंने थोड़ा सा ऐसे लिंक है शामिल कर दिया, क्योंकि मुझे एकदम याद आया। नहीं बिल्कुल अच्छा है। और तो ये चीज़ वाकई ये हकीकत है ये। तो हमारी आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन के हवाले से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जनरेशन, आप खुद माशाल्लाह आप जाते हैं गेस्ट स्पीकर, जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गए, आप बहुत सारे सेशन आप देती है, तो ज़्यादा सेशन आप किस चीज़ के देते हैं वहाँ पर? अच्छा, ज़्यादातर सेशंस जो होते हैं वो अब ये कि अब टीचर्स वो जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, अब वो बुलाते हैं कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, किसी टॉपिक पे, और उस टॉपिक को वो अब यूनिवर्सिटीज़ का रुझान ये हो गया कि अब एक नया दौर शुरू हुआ है। एक यूनिवर्सिटीज़ का अगर मैं कहूँ 5 साल पहले एक नया डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ में खुला है, और एक ये क्या है? ये बिल्कुल, ये मैं इसको औरिक को बताने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, आपको बता दूं कि पहले क्या होता था यूनिवर्सिटीज़ में, पहले बच्चे नहीं होते थे। हर यूनिवर्सिटीज़ का होता था पहले बच्चे आए और फिर उनको हम डिलीवर करें एजुकेशन। जब ये डिलीवर करने का सिलसिला शुरू हुआ, आगे चला, फिर यूनिवर्सिटीज़ में एक रैंकिंग की दौर शुरू हो गई। बिल्कुल सही है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, कौन सी 2 है, जब ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, फिर जब लोगों ने देखा कि भाई चलो बच्चा तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल है, लेकिन वो बच्चा जा किधर रहा है? क्या आया कि वो इंडस्ट्री में जा भी रहा है यहाँ से जो पढ़ के निकल रहा है कोई इंजीनियरिंग से या कंप्यूटिंग से, तो अगर वह इंडस्ट्रीज़ अगर नहीं ले रही हैं तो ये बच्चा कहाँ पे ज़ाया हो रहा है? ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी। तो फिर HSC ने फिर जो बड़े जो हमारे हैं करता धरता, फिर उन्होंने एक डिपार्टमेंट निकाला जिसका नाम है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन, कमर्शलाइजेशन एंड इनोवेशन। अच्छा, हाँ, तो ORIC, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि ये डिपार्टमेंट इंडस्ट्री और एकेडमिया गैप देखता है। अच्छा, वाह। कि इंडस्ट्री कहती है कि मुझे इस किस्म का बच्चा निकाल के दो, मतलब उनकी डिमांड पर होता है। हाँ, लेकिन एकेडमिया कहता है कि हमें HSC की गाइडलाइन ये है, हम यही पढ़ेंगे, यही निकाल सकते हैं, तो वो मिल नहीं पाते, आप सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते। सही, बिल्कुल सही। तो ऑरिक का काम ये है कि इंडस्ट्री के लोगों को लाना एकेडमिया में, एकेडमिया के लोगों को ले जाना इंडस्ट्री में, उनकी मीटिंग्स कराना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ले जाना, और इस तरह की मीटिंग्स में कोई एक लायामल तैयार कर लेना कि जहाँ से हमारा बच्चा निकले तो वो 10 इंडस्ट्रीज़ में उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो फिट हो सके। ऐसा ना हो कि वो इंडस्ट्री ये बोले कि आपने तो ये कर नहीं है, हमारे यहाँ फिट नहीं हो रहे, पहले तो अभी आप ये करें, वो करें, असिस्टेंट रहें, क्लर्क रहें, कुछ 5-6 साल या 3-4 साल गुजारें, तब आप इस लेवल के ऊपर पहुँचेंगे। अब हमने ये शुरू किया है कि हम क्या कर रहे होते हैं, बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज़, उनका जो और एक डिपार्टमेंट है वो भी ये कर रहे होते हैं कि अब इंडस्ट्री के लोगों को हम यूनिवर्सिटीज़ में लाते हैं। अच्छा, अपने लोगों को, अपनी फैकल्टी को वहाँ पे भेजें, ताकि हमारी फैकल्टी, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अब जो टीचर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, MBA BBA किया और वहीं पर ही टीचिंग असिस्टेंट लग गए 1-2 साल, और फिर वहीं से ही प्रोफेसर बन गए। उनको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता कि इंडस्ट्री में सब कुछ हो गया। हाँ, कि भाई इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री चाहती क्या है, कैसा बच्चा प्रोड्यूस करना चाहती है। क्योंकि लेक्चरर ने तो वो गए नहीं है वो इंडस्ट्री में, उसको तो पता नहीं है कि उसकी अहमियत कितनी है। सही बात है। लेकिन जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको तो चाहिए यार, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो कि मेरे मुताबिक हो। अगर मेरे मुताबिक आप वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो मैं बिला वजह आपकी वो बच्चे को लेके मैं क्यों उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करूँ, क्यों मैं उसको बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि इस गैप को ख़त्म किया जाए और जो इंडस्ट्री चाहती है हम वो पढ़ाएंगे। इसको अब हम लगे हुए अपना सिलेबस तब्दील करने के लिए, और इसमें HSC जो है वो हमें कुछ लीनियंसी भी देता है 10, 20, 30% कि आप अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, तो वो कोर्सेज हम वैसे ही डालते हैं, उनको वैसे पढ़ाते हैं, और इंडस्ट्री के लोगों को हम अपने सेमेस्टर के बीच में समझ लें कि वीकली या ट्वाइस अ वीक इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं। वो फिर पहले ही सेमेस्टर से, और समझ लें कि 4 साल का जब बच्चा 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी में गुजारता है तो वो कई 100 इंडस्ट्रियलिस्ट की बातें सुन चुका होता है, और उसके माइंड में पता होता है कि यार अब जब मैं निकलूँगा तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। हमें टीचर्स और यूनिवर्सिटी भी वही पढ़ा रहे हैं जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है, और इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ MOUs भी साइन कर रहे होते हैं। सम टाइम इंडस्ट्री कहती है भाई आपके बच्चे को इंटर्नशिप करनी है, हमारे पास भेज दें,
फिर वो जब बच्चा इंटर्नशिप कर रहा होता है, और मैंडेटरी भी कर दी है कुछ यूनिवर्सिटी से कि आपको लाजमी करनी है, ताकि एटलीस्ट आपको जहाँ पे निकल के यूनिवर्सिटी से जाना है, काम करना है, वहाँ का माहौल तो देख लो कैसा होता है, क्योंकि तुम अपनी किसी और दुनिया में मगन हो, सही बात है। इंडस्ट्री तुमने देखी नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है काम क्या होता है। एटलीस्ट वहाँ पे जाओ, इंटर्नशिप करो, वहाँ का माहौल देखो, क्योंकि जब आप लोग, क्योंकि कभी वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि आप लोग घर में रहे हैं, पेरेंट्स ने सारी आपकी बातें मानी है, हाँ, सही बात और है। जब आपको किसी का ऑर्डर मानना पड़ जाए, तो वो कहते हैं जो मैं वाली बात जो मैंने शुरू में कही, घर में तो ऑर्डर चलता है ना, बिल्कुल वहाँ ऑर्डर मानना है। और यूनिवर्सिटी भी आप ही की अपनी। अब जब आप काम के लिए जाएंगे, कोई बॉस आपको ऑर्डर कहेगा कि यार ये उठा दो, ये कर दो, और आपको वहाँ पे गुजारने 9-10 घंटे, तो वो लर्निंग जो फेज़ है वो इंटर्नशिप आपको सिखाती है। तो जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे, फिर 4 साल के बाद अपना पास आउट होकर उस तो आप तो हमने जो करिकुलम है वो अब हम यूनिवर्सिटीज़ ऐसा बना रही हैं कि अच्छा, अब एक और जो बड़ा अहम मुद्दा, एक काम करते हैं कि मैं आपकी गुफ्तगू तो अब हमारी चलती रहेगी, हम यूँ करते हैं कि कुछ हमारे पास कमेंट्स भी लोगों के आ चुके हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, अच्छा, ताकि उसमें हो सकता है कोई सवालात हो, बिल्कुल वो भी शामिल कर लेंगे। हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी साथ साथ, और कुछ इधर बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं, इनको हम शामिल कर लेते हैं। जनाब अयाज किंग साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, फंटास्टिक शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। उसके बाद जनाब फिर हमें मज़हर रिजवी साहब हमारे बड़े बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह हमारे, और फिर इनका भी ब्रॉडकास्टिंग से ताल्लुक भी बड़ा गहरा है, इनका ताल्लुक है। कहते शो भाई गुड प्रोग्राम, रिगार्ड्स, थैंक यू वेरी मच मज़हर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। उमैर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम उमैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बहुत शुक्रिया। उसके बाद उमर रियाज साहब यूके मैनचेस्टर से हमें देखते हैं ये, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई और मेहमान गिरामी, आपको भी सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद फिर जनाब कमर जान अब्रू साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं शोभी भाई को बिठाया, शोभी भाई किसको बिठाया आपने? मैं इस पूछ तो भाई व्हाट इज़ बिटवीन यू, कुछ किसको बिठाया आपने, सच उड़वा रहे हैं क्या? समझ में नहीं आया कमर जान अब्रू साहब, आप क्या आपने लिखा है, मेरे समझ में नहीं आया कि आपने लिखा क्या है ये। और जनाब उसके बाद किसको बिठाया आपने? जी ये हमारे साथ, हमारे आज मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, और इनको हमने बिठाया कुछ यूथ के हवाले से, कुछ इस हवाले से, और ये अपनी बात बता रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, और ये सच ही बता रहे हैं, जो अपना बता रहे हैं, जो कुछ गुजरा है वही बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर जनाब ज़रीन गनी वाला ने ज्वाइन किया, वेल डन, ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उसके बाद कमर जान साहब कहते हैं शोभी जान थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। शम्स रज़ा ने हमें ज्वाइन किया इंडिया से, ये इंडिया में हमें देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। और कमर जान अब्रू साहब क्या है शोभी भाई, सरदार पाकिस्तान साहब अपने पे नहीं गए, समझ नहीं आ रही सर, क्या आपका मैसेज मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप जो लिख रहे हैं। और खुद बोल रहे हैं। और उसके बाद मुख्तार अहमद भाई जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुसाफिर पाकिस्तानी का सलाम, ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। मुसाफिर पाकिस्तानी एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है मुसाफिर पाकिस्तानी, और इस चैनल पर अगर आप जाकर देखेंगे, इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पाकिस्तान की बड़ी नवारदात जो है, बहुत सारी यूनिक ऐसी जगह, एंटिक जगह आपको वहाँ से मिलेंगी, पता चलेगा पाकिस्तान की ऐसी ख़ास जगहों के बारे में। तो ज़रूर आप इस पर जाए देखें। और इसके बाद जनाब फिर उरूसा शाह ने में ज्वाइन किया और कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब शुएब सुल्तान ने में ज्वाइन किया, योर टीचर सिंग अ सॉन्ग लाइक रफ़ी साहब, योर जी नहीं वो रफ़ी साहब के वो रफ़ी साहब को वो गाना नहीं गाते थे, वो गिटारिस्ट थे और सिंगर थे, मगर रफ़ी साहब को नहीं गाते थे वो हमारे टीचर। और हिज नेम इज़ परेज़ नहीं जी, बिल्कुल उनका नाम नहीं, उनका नाम तो जनाब ज़फ़र बॉबी थे, वो गिटारिस्ट जो थे जिनके मैं जिक्र करा, ज़फ़र बॉबी साहब थे गिटारिस्ट,
और उसके साथ साथ फिर जनाब खुरम सलीम ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं शोभी भाई? गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जी हम बिल्कुल आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। और जी बिल्कुल सिलसिला वही आ जाते हैं दोबारा, थोड़ा सा हमने कम्युनिटी नहीं बिल्कुल सही है और जरूरी होता है इन सबके साथ बिल्कुल, क्योंकि हमारे चाहने वाले हाँ, होते हैं और इनके ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है, सब देख रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं, साथ साथ लोग वो उसी हवाले से आ रहे जा रहे होते हैं। और फिर क्योंकि अब पहले रेडियो पे तो प्रोग्राम जो है कभी रिपीट होते ही नहीं ना। अच्छा, अब जब से हमने फेसबुक पे किया तो लोगों को आसानी हो गई कि लोग अब वो नहीं भी देख रहे होते, नहीं भी सुन रहे होते, उन्हें पता है फेसबुक मौजूद है, दिन में आराम से देख लेंगे, कभी भी देख लेंगे, सुन लेंगे। अब ये बड़ी आसानी हो गई है। ये बड़ा रेडियो प्रोग्राम तो एक दफ़ा आगे चला गया, रेडियो पे तो एक दफ़ा है, उसके बाद खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो ये खैर बार। अच्छा, तो अभी बात आप करें तो कुछ जी हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि अब ये जो ऑरिक जो है ना, अब जब इन्होंने देखा कि हम ये सिंक्रोनाइज तो अब हम कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें चलना तो शुरू हो गई, अब बात इससे आगे कैसे बढ़ाई जाए। फिर इन्होंने ये कहा कि शायद आपने भी और हमारी जो ऑडियंस है इसने अब एक नाम सुना होगा जो आगे एक बड़ा नाम मशहूर हो रहा है, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स कि ये स्टार्टअप्स हैं क्या ये स्टार्टअप्स के अभी आना शुरू हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टार्टअप्स शुरू से चलते चले आ रहे हैं। और अगर हम देखें जो हमारा पड़ोसी ममालिक है वो भी एक शार्क टैंक के नाम से एक प्रोग्राम चला रहा होता है, उन्होंने भी कहीं से कॉपी किया हुआ है। बट नेवरदलेस कहने का मकसद ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं हमारे मुल्क में, स्टार्टअप्स को इस तरीके से जो है ना वो परवान नहीं चढ़ाया जा रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस तरीके से आ नहीं रहे हैं। हमारे पास जो है वो इस जो कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन हम उनको कमर्शलाइज उस तरीके से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेरे एक दोस्त है जो कि जर्मनी से आया था, तो आया हुआ है बल्कि, तो उससे स्टार्टअप्स के ऊपर से हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो अब वो खैर परमानेंटली आ गई, तो उसने सोचा मैं अपना कुछ काम शुरू करूं स्टार्टअप के ऊपर। तो जब वो ऑनलाइन करने बैठे तो लाइट नहीं, चलो उसने फिर उसके लिए जनरेटर लगवा लिया। अब जब काम शुरू किया तो नेट नहीं, फिर नेट उसने और बेहतर लगवा लिया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ये ऑनलाइन घर से ही कर रहा, तो फिर क्या होता, फिर वो कभी समटाइम्स जो है वो घर वालों के वो इस तरीके से, मतलब कभी पानी नहीं आ रहा, मतलब ये जो हमारे मसले हमारी सोसाइटी के, तो वो बेचारा इन सारे मसलों में कहने का यार ये चीज़ें तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही होती, मतलब नेट नहीं चल रहा, घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ, कि ये बाहर के मुल्कों में ये उनसे अगर आप बात करो ना, वो कहते हैं यार व्हाट इज़ दिस, ये वो कहते हैं इस चीज़ को वो एक्सक्यूज़ मानते ही नहीं है। अब वो बाहर से ऑनलाइन काम पकड़ता, उनको ऑनलाइन काम करके देता। अब ऑनलाइन में वो बिल्कुल टाइम टू टाइम स्टक हो गया, आपको चलना पड़ता, उसमें आपको बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं। अब आप उनको ये कहो मेरा नेट नहीं आ रहा था, तो उनकी ये बातें समझ में नहीं आ रही होती। वो कहते हैं क्या मतलब नेट नहीं आ रहा यार, बिजली नहीं आ रही। वो कहते हैं भाई कौन से दुनिया में रह रहे हो, सही बात है, बाहर के लोग इन चीज़ों से नहीं है ना कि पाकिस्तान के मसले मसाइल के हैं या तो फिर दूसरे। वो बेचारा इतना फेडअप हो गया, वो वापस कहा कि जहाँ से मैं वापस ही बेचारा जर्मनी चला गया। बट खैर कहने का मकसद ये था कि अब जो हमारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनको फंडिंग भी करना शुरू हो गई हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि अब हम क्या करते हैं, बच्चों को चौथे पाँचवें छठे सेमेस्टर से उसको हम एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि हर एक या 2-3 बच्चों को मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है 2-3 साल तक, जब तक आपका ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हो जाता। और उस दौरान हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते रहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से किसी फाइनेंस के बंदे को बुला लिया, तो वो फाइनेंस का बंदा आएगा, वो सिर्फ उनको ये बताएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये मोबाइल है, अगर ये बच्चों ने मोबाइल बनाया तो वो ये बताएगा आपने इसकी कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली, कितने ओवरहेड्स आए, वो फाइनेंशियली इसको बताएगा कि वाइबल है मार्केट में इसको ले जाना, या किस प्राइस के ऊपर आप इसको बेचो, कितना मार्जिन रखो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बुला लेते हैं किसी मार्केट के बंदे को, मार्केटिंग के सेल्स के बंदे को, फिर वो हमें बताएगा इसको आप सेल किस तरीके से करोगे। फिर हम दूसरे लोगों को बोले, तो मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाकर सिर्फ उस एक मोबाइल की प्रोडक्ट के ऊपर वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, शेयर करते हैं कि किस तरीके से ये आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लायक हो जाएगी। वो जब वो एक प्रोटोटाइप हम उसको कहते हैं, जब वो प्रोटोटाइप एक शक्ल में आ जाती है, फिर हम उसको
मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों से रहना, उनके साथ मेल जोल रखना, उनको बुलाना इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि इस टाइम पे फिर वो आपके काम आते हैं। जी हाँ, काम आते हैं। फिर हम उनको कहते हैं सर ये हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है, एक डमी बनाई है, इसको आप देखें कि आपकी इंडस्ट्री इसको किस तरीके से कमर्शलाइज फॉर्म के अंदर ला सकती है और फिर हम इसको मार्केट के अंदर बेचने के लिए जा सकते हैं। अभी हमारे कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हेलमेट बनाया है और जब मैंने उनका देखा मैं ख़ुद शौक रह गया। वो हेलमेट मैं बताता चलूँ कि वो कैसा है। वो हेलमेट ऐसा है कि बच्चों ने जैसे नॉर्मल मार्केट में हेलमेट मिलता है वही हेलमेट लिया, उसके ऊपर छोटी सी सोलर प्लेट लगा दी, अच्छा, एक हथेली के साइज़ की। अच्छा, उसमें फिर बच्चों ने खुद ही एक डिवाइस बनाई और वो डिवाइस उसके साथ लगा दी। अच्छा, वो सारी हेलमेट के ऊपर वो सारी चीज़ें लगा दी सिर्फ उसको चेक करने के लिए कि हमारा जो माइंड में कॉन्सेप्ट है उसको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये कितना वाइबल होगा। बच्चों ने अपने हिसाब से बना लिया, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, अब उस हेलमेट का काम क्या था? उस हेलमेट का काम ये था कि हम जो अब बाइक्स के ऊपर हेलमेट पहन के जा रहे होते हैं, समटाइम्स हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमारे घर वालों को पता नहीं चलता, कोई हमारी जेब से मोबाइल निकालता है, वो देखते हैं हाँ भाई किसका नंबर है, शनाख्ती कार्ड फिर देते हैं, फिर घर वालों को पहुंचती है खबर। उस हेलमेट में ये एक निज़ाम है कि एक सर्टेन वाइब्रेशन के साथ वो हेलमेट हिट होगा तो ऑटोमेटिकली सिग्नल पास हो जाएंगे 100 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेज होंगे। अच्छा, हाँ, उनको SMS चला जाएगा कि भाई यहाँ पे ये हेलमेट हिट हुआ है। एक सर्टेन पुश जब उसको लगेगी वो सबको SMS चला जाएगा और वहाँ जितनी भी जो भी अवेलेबल एम्बुलेंसेज या हॉस्पिटल वाले होंगे वो फ़ौरन अलर्ट हो जाएंगे। जो भी सबसे नियरेस्ट होगा वो एम्बुलेंस उस जहाँ पे वो हादसा हुआ होगा वहाँ पे वो एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाएगी और वो आपको लेके हॉस्पिटल चली जाएगी। वरना हमारे जब एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा रोड पे पड़ा होता है और एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई हाथ नहीं लगा रहा। ये तो मैं खुद भी भुगत चुका हूँ, मैं खुद भी भुगत चुका हूँ ये कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हेलमेट जो है हेलमेट टूट गया, मेरा हेलमेट टूट के मेरे दूर पड़ा हुआ था। ये तो मैं अक्सर मैं जिक्र करता हूँ मेरा, क्योंकि उस दरमियान मेरी ज़बान कटी थी यहाँ बादराबाद मेन रोड के ऊपर, बादराबाद के पास ही। तो वहाँ मतलब हेलमेट मेरा टूट के उधर पड़ा था, मेरी बाइक उधर पड़ी थी, मेरा बैग कहीं था, मैं 2 घंटे रोड पे ऐसे चीज पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेहोश, मुझे पता ही नहीं था। लाजिम था एम्बुलेंस को भी कैसे पता चले, वो इतनी दूर होती है। अच्छा, फिर वो जो हेलमेट आप बना रहे हैं, हेलमेट आप बताए बच्चों ने बनाया हुआ हेलमेट होगा तो उसके लिए तो लाजमी वो तमाम फिर कनेक्टिविटी तो उन हॉस्पिटल्स में करवानी पड़ेगी ना उनको। बिल्कुल करवानी, वरना हॉस्पिटल वालों को क्या पता चलेगा। बिल्कुल, वो उसमें हमने एक GPS सिस्टम भी लगाया है। अच्छा, और वो ऑटोमेटिकली वो फिर हम हॉस्पिटल्स के जितने भी वो हमने उनके साथ MOU किया कि भाई हम यहाँ से जैसे सर्टेन वाइब्रेशन के साथ हिट हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, तो मतलब उसको भी फॉलो उनका करना होगा, जब क्योंकि वो कनेक्टिविटी होगी तो वो फॉलो करेंगे वरना उनको क्या पता। एग्जैक्टली। और वो चार्जिंग सिस्टम इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पे डिवाइस रखी वो हर वक्त चार्ज होती रहेगी। वो सोलर है तो ऊपर से वो अपना भी चार्ज हो रही है, ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही है। और अगर आपका सोलर नहीं है तो उसमें प्लग हमने सिस्टम दिया हुआ, जिस तरह आपकी चार्जिंग मोबाइल होता है वो आप हेलमेट को लेके किसी में भी लगा दो। जैसे दिन में तो अगर जाए तो चल ही रहे, अगर रात कहीं है तो इस तरीके से वो बच्चों ने वो डिज़ाइन किया। लेकिन वो कमर्शियली वाइबल भी इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग उस तरीके से नहीं है ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि उस हेलमेट को उसको प्लेट को बिठाना है, काट के फिर चीज़ें लगानी है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगाना है कि मार्केट उसको ख़रीद भी सके। तो अब हमारी जो है इंडस्ट्री से एक बातचीत चल रही है, वो अब इसको जो है वो फॉर्मुलाइज़ करने के लगे में, जब ये मार्केट में आएगी कमर्शलाइज होगी तो इसमें यूनिवर्सिटी को भी जितने मिलेंगे, जब तक ये चलता रहेगा यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा है, बच्चों को भी फ़ायदा है और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है। और इसके अलावा फिर बच्चों ने एक ड्रेस और बनाया कि वो एक ड्रेस है कि जब भी आप वो ड्रेस बाइक चलाएंगे तो वो ड्रेस आप पहनेंगे। वो है ऑरेंज कलर का, हमने उसको बनाया क्योंकि इस तरह का हमें कलर रखना पड़ता है कि रात में अगर किसी की लाइट नहीं भी है तो वो ड्रेस से आपको आइडेंटिफाई कर ले। वो ड्रेस अगर किसी सर्टेन पुश से टकराएगा तो जिस तरह आप पर गाड़ी हिट होती है और वो नैनो सेकंड्स में आपका एयर बैग खुल जाता है, उन्हीं नैनो सेकंड्स में आपका वो जो पूरा आप सूट पहने हुए होंगे, इंडस्ट्री में वो एक वर्ड होता है जिसको हम, उनका एक स्पेशल ड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं डांगरी। अच्छा, तो वो पूरा एक वन सूट होता है, वो आप पूरा पहने बाइक पे बैठें और जहाँ आपको जाना है करें और उस ड्रेस को आप उतार दें जहाँ पे आप जा रहे हैं। लेकिन जब आप बाइक चलाएं उस ड्रेस को पहने, उसके ड्रेस का पहनने का मकसद ये है कि वो उसको एक फोर्स लगेगी उस ड्रेस को, वो उसी तरीके से एयरबैग की तरह काम करेगा और फूल जाएगा। हाँ, सर से लेके पाँव तक वो पूरा फूल जाएगा, फिर उसके ऊपर से ना गाड़ी गुजर सकती है ना ट्रक गुजर सकता है, तो मतलब आप सेफ रहेंगे।
वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त, वाकई तो बहुत ज़बरदस्त है। ये बच्चों ने बनाया, ये बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया। अब इसको थोड़ा सा हम कमर्शलाइज की तरफ लेकर जा रहे हैं कि इंडस्ट्री से बातचीत चल रही है। फिर आ जाते हैं बात, क्योंकि अगर आप मार्केट में चीज़ ले आए, दूसरा अहम जो मसला ये आता है कि आपने मेरे आइडिया को देख लिया और चोरी कर लिया और आपको इसका फार्मूला पता चल गया, आपने कल जाके ख़ुद बना लिया। ये चीज़ें होता ही है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है IPO, कि हम कांटेक्ट में हैं उनके साथ कि हमें इसका हम पेटेंट ले लें, इसके हम कॉपीराइट्स ले लें, मगर कि अगर किसी को बनाना या कुछ करना है तो पहले उसे हमसे परमिशन लेनी, कोई ऐसे बिल्कुल चोरी ना कर सके, कॉपीराइट हो जाएगा फिर तो आदमी को बना नहीं सकता, नहीं बना सकता। तो अब जो है यूनिवर्सिटीज़, मतलब कहने का ये, यूनिवर्सिटीज़ अब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक हमारे बच्चों ने बनाई है, तो क्योंकि अब तो बहुत आम हो गई है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं। लेकिन अब ये सुनिए, मतलब कि 7वें 8वें सेमेस्टर का बच्चा इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा है, कैसे? तो उसने तो इंडस्ट्री के किसी लोगों के साथ नहीं मिला ना उनके साथ कोई काम किया, वो तो खुद बना रहा है। तो ये भी एक अपने अंदर एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि बच्चे इस चीज़ के ऊपर हमारे जो है काम कर रहे हैं। और हमारी ना, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आजकल इन चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं कि आपको एक अच्छा आइडिया लेकर आए। फिर गवर्नमेंट भी इस पे आपको सपोर्ट कर रही होती है, पैसे दे रही होती है, फंडिंग दे रही होती है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएं और फिर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ आए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो आजकल जो गवर्नमेंट हमारी जो है, इस वक्त गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है यूथ के वाले से। बिल्कुल, मुख्तलिफ इनके नेशनल आइडिया के नाम से एक इनका प्रोजेक्ट है वो आता रहता है, फिर एक इग्नाइट फंडिंग का प्रोजेक्ट है वो आता रहता है, PSF का फंडिंग है वो आता रहता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते रहें, इसमें अप्लाई करते रहें, फिर आप वहाँ पे जाके पिच करते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने ये बनाया। उनकी अगर समझ में आ जाता है वो फिर फंडिंग की तरफ जाते हैं, नहीं समझ में आता तो वो कहते हैं भाई आप इसके ऊपर और मेहनत करें और काम करें। अब मैं एक दफ़ा वीडियो देख रहा था कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे राजस्थान जो है, कि वहाँ पे पढ़ाई का कॉन्सेप्ट जो है, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, पहली दूसरी चौथी पाँचवीं, तो उन्होंने कम कर दिए, 10-20% के ऊपर ले आए। अब वो अपने बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं, मतलब मोबाइल जोड़ना, मोबाइल बनाना। आप सोचें कि वो जब बच्चा, और बच्चों की वो जो उम्र होती है बड़ी कच्ची और बड़ी पक्की उम्र होती है, क्योंकि आपके साथ अगर कोई 5-6 साल पहले कोई वाक़या हुआ होगा ना, आप वो भूल चुके होंगे, लेकिन जो बचपन में कोई एक चीज़ हुई होगी वो नहीं भूलते। तो उस टाइम पे वो बच्चों को वो लर्निंग दे रहे हैं। और सोचें कि जब वो बच्चे एक मेच्योर एज में आएगा, मतलब 9-10 क्लास में आएगा, 9-10 में, तो उसके जहन में, उसका जहन मल्टीपल तरीक़ों से काम करना शुरू हो जाएगा। वो फिर कितने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहा होगा। अभी आप देखें, क्योंकि इंडिया जो IT वर्ल्ड है, 40 साल पहले इंडिया IT में घुस चुका है, 40 साल से काम कर रहा है। तो वजह क्या है कि जितनी भी जो बड़ी IT की फर्म्स हैं, वहाँ पे सारे इंडियंस क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने 4 साल पहले इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया था, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। पढ़ाई बिल्कुल साथ साथ चल रही होती, लेकिन अब स्किल्स बेस नॉलेज आपको चाहिए होती है। हमारी जनरेशन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, इस वक्त हमारी जनरेशन को, आप जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो क्या आपके रिस्पॉन्स क्या मिलता है हमारी जनरेशन का, हमारी इस वक्त की जनरेशन जो है? देखें, बच्चे हमेशा हर दौर में एक जैसे ही रहे हैं, बस बात ये है कि मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी टाइम टू टाइम आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्विक लर्नर होते हैं, समझ जाते हैं बात को और उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं आपके बैकग्राउंड से, आपके घर का माहौल कैसा है, आपके ऊपर प्रेशर कितना है, आपके वालिदैन आपको क्या सिखा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना, आप जो एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है वो बता रही होती है पीछे घर का माहौल कैसा होगा, वालिदैन इसके कैसे होंगे। तो वो एक सारी चीज़ें भी, लेकिन नो डाउट कि अब बच्चे जो हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप बच्चों से कुछ बात करने के लिए जाओ ना, या कोई बात करो, तो यार ये तो बात तो मैंने सुनी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप मुझे क्यों बता रही हो, तो मैं वहाँ पे जाके सुन लूँगा, मैं आपका सेशन क्यों अटेंड करूँ। तो आपको बड़ा प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ता है, और एक ऐसी बात करनी पड़ती है जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि बच्चा 15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। फिर उसके बाद से बच्चे का जहन आपके ऊपर से हटना शुरू है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बच्चे को जो है, ऑडियंस को कैच करके रखें, उसके ऊपर से आपकी नज़र ना हटने पाए, तो आपको मटेरियल भी इस तरीके से तैयार, और जब आप बात वो करें जो अगला सुनना चाहता है, आप अगर बात वो करेंगे जो आपको अच्छी लगती है, तो वो तो भाई आपको अच्छी लगती है ना,
ऑडियंस तो वो सुनना ही नहीं चाहती। हाँ नहीं, वो तो लाजिम, तो आपके तो अपनी उसके अच्छी लगने वाली मतलब, बात, तो हाँ, उसके मतलब की ऑडियंस के मतलब की जब आप बात वो तो करेंगे तो ज़रूरी है। ऑडियंस की अटेंशन ऑटोमेटिकली आपको ज़रूरी है, आएगी, ज़रूरी है। बिल्कुल। और फिर वो आपकी बात को अच्छे तरीके से, और आपको जब बात करनी है किसी भी ऑडियंस से, हमेशा कोशिश ये करनी है कि उसके लेवल के ऊपर जाके आप बात करें, क्योंकि अगर ऑडियंस है इस लेवल की और आप बात करें इस लेवल की, तो वो गैप कैसे फिल होगा? नहीं, वो हो नहीं तो सकता। हर बाउंसर बॉल की तरह उसके ऊपर से जाता रहेगा। पॉसिबल ही तो नहीं लेवल करेंगे। को अपना थोड़ा नीचे लाएं, ऑडियंस को समझे कि किस कैलिबर की बैठी हुई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। फिर जब आप वहाँ से एक बात को पेस पकड़ें और फिर बताना शुरू करें ना, तो वो ऑडियंस के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव रहती है। अब फेसबुक मुझे याद पड़ता है कि शायद 2007 या 8 या 9 समटाइम्स कुछ ऐसे ही दौर में फ़ेसबुक आया था। मुझे काफ़ी लेट पता चला, मेरे दोस्त वगैरह जो थे कुलीग, उन्होंने फ़ेसबुक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो बड़े एक फ़न के लिए इस्तेमाल कर रहे होते थे, जिनका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था, जो मेरे मेंटोर थे, तो उन्होंने बताया था कि अहमद फ़ेसबुक जो है ना, इसको कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल करो। मैंने कहा सर वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इस पे कॉन्फ्रेंसेस देखो जहाँ पे हो रही होती हैं, इस पे तुम्हारी सेल्फ ग्रूमिंग होगी। तो मैं ढूंढता था कॉन्फ्रेंसेस कराची में कहाँ हो रही हैं, जहाँ होती थी कुछ 100, 150, 200 रुपये दे के वो कॉन्फ्रेंस में सुनता था, ट्रेनर की बातें सुनता था, मटेरियल तैयार करता था। लाजमी से जब आप कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ, अगर वो 100 बातें कह रहे हैं तो 2 बातें आपको याद रह ही जाएंगी, और जब आप बिल्कुल लाजिम 100 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे तो 10 बातें तो याद रह ही जाएंगी, और आपको बोलने के लिए कुछ मटेरियल भी मिल जाता है। तो मैं इसी तरीके से करता रहा। फिर एक दौर आया कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी, जब मैंने उसके बारे में गूगल में पढ़ा, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फ्री में बच्चों को बाहर भेजती है, अच्छा, इंटर्नशिप के लिए। तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने उसके बारे में और पढ़ा। इत्तेफाक से कुछ अरसे के बाद मेरा एक दोस्त मिला, कुछ महीनों के बाद, कहेंगे यार एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं कायरो इजिप्ट से होकर आ रहा हूँ 6 हफ्ते के। मैंने कहा ये कहीं ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है? तो उसने कहा हाँ ये बिल्कुल वही ऑर्गेनाइजेशन है। नाम ले सकता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं? ओके। तो उसने कहा हाँ यार ये तो बिल्कुल वही ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा ठीक है, वाई नॉट। तो मैंने कहा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने तो पढ़ा है। मैंने कहा ठीक है, फिर अप्लाई करो। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने फॉर्म फिल किया, मुझे कॉल आई, टेस्ट फ्री ऑफ, तो उसकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों? मतलब उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है, वो ये कहते हैं आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए और आप स्टूडेंट होने चाहिए। अगर ये 2 क्राइटेरिया आप पूरे करते हैं, नाम ले दे, हमारे यूथ के फायदे की बात है। बिल्कुल। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईसैक, AIESEC। ये आईसैक इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा ये मकसद क्या है? वो कहते हैं ना जब ये फ्री में बाहर भेज रही है तो इससे उनको क्या फ़ायदा है? अब मैं ये बता दूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। शायद 1949 या शायद 1951 का दौर था, जब ये फ्रांस और बेल्जियम की एक जंग हुई थी। तो उसके बाद जब इनका मिलाप हुआ था ना, तो उस टाइम पे इन्होंने ये डिस्कस किया था कि हम अपने मिलाप को इस तरीके से बढ़ाते हैं कि हम कुछ अपने स्टूडेंट्स आपके यहाँ भेजेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज आप हमारे यहाँ भेजो, भाईचारा बढ़ाएंगे। भाई फैमिलीज़ में भी यही हो जाता है ना, जब फड्डे हो जाते हैं तो भाई हम तुम्हारे आएंगे, तुम हमारे यहाँ, मेल जोल बढ़ेगा। इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया। सोचे कि मैं बात कर रहा हूँ 1950s की, और पाकिस्तान में ये चीज़ आई है 2004 में। मतलब हम 50 साल पीछे हैं। वैसे ही पीछे। तो जब 2004 में आई, मुझे कि 2007 में पता चली, तो मैंने इस फैसिलिटी को 8 से 10 दफ़ा यूटिलाइज़ किया। अच्छा। हाँ, तो मुझे जैसी छुट्टियाँ मिलती, 6 हफ्ते में देखता मेरे पास ये 6 हफ्ते खाली हैं, अप्लाई करता 2 महीने पहले। कभी श्रीलंका चला गया, कभी मॉरिशस चला गया, कभी थाईलैंड चला गया, कभी कंबोडिया चला गया। तो जब तक 30 साल का नहीं हो गया मैं ये करता रहा। अच्छा। और मल्टीपल टाइम्स मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अच्छा, अब तो ये अभी भी वर्किंग में है? यस बिल्कुल। ये कह रहे हैं हमारे भी यूथ के लोग, अगर आपकी एज और आपके पास कोई चीज़ अच्छी है, ऐसा कुछ है भी सही, और आप वाकई अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल, अभी नाम बताया अहमद ने, तो बिल्कुल आप इसको देखें। बिल्कुल आईसैक, बिल्कुल आप इसकी वेबसाइट करें, बिल्कुल गूगल के ऊपर सर्च करें इसके। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाएँ, अपने आप को ज़रा इस्टेब्लिश करें, आप बनाएं अपने आप। और इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है वो तो आप छोड़ दें, वो तो एक उनका एक अलग सिस्टम है, वो उसमें हम बताने के लिए जाएंगे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। आप ये देखें इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। इसके आपको फ़ायदा मैं बताता हूँ कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। वो ये हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि बेटे सीख अगर लेनी है ना, वो किताबों से नहीं मिलेगी, वो तुम्हें ट्रैवलिंग से मिलेगी। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ट्रैवलिंग से जो तुम सीख जाओगे ना, वो किताबों से कभी सीख ही नहीं सकते। नहीं, वो तो कभी भी नहीं होता।
तो बस यही ट्रैवलिंग हो गई या प्रैक्टिकल लाइफ आपकी हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ हो गई, मतलब अब देखिए ना, मतलब हमारे यहाँ जितने लोग हैं मीडिया के, अगर सिर्फ मीडिया के हम लगा लें कि मीडिया से मास कम्युनिकेशन करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लोग निकलते हैं, हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं लोग और वो सारे न्यूज़ के बारे से ये वो फलाना, अब वहाँ से तो वो पढ़कर आ गए। अब वहाँ जब आते हैं तो जब उनको कहा जाए अच्छा ये यार ये कर दो, वो कर दो, एक न्यूज़ लिख दें, कहते न्यूज़ कैसी शुरू कैसे होगी, ये लिखी कैसे जाएगी, बिल्कुल, मतलब वहाँ से डिग्री लेकर आ गए, मास कम्युनिकेशन की डिग्री उनके पास है, सब कुछ है, सही कह रहे हैं, पासिंग करके आए हो, और उसके बाद उनको न्यूज़ नहीं लिखना नहीं आती। अब उसमें भाई ये उन्होंने ये इसकी सुर्खी बना दें, ये जहरी बना दें, ये बना दें, वो बने, ये कुछ पता नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो वो जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होंगे तो थ्योरी अपनी जगह काम करती है, बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मगर उस जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, तो बेकार, वो सब बेकार है, सब आपकी डिग्री सब बेकार है, आपकी किसी काम की डिग्री नहीं है आपकी। अच्छा, इस आईसैक के ऊपर सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप 6 हफ्ते के लिए जाते हैं ना वहाँ पे, तो यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन। अच्छा, मल्टीपल कंट्रीज से एक वक्त में एक घर में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। अच्छा, वाह। वो 1 से 2 लोग भी हो सकते हैं और 1 से 50 लोग भी हो सकते हैं। तो ये मतलब इनके पास जब आदमी जाए तो क्या किस प्रोजेक्ट को लेकर या कुछ भी नहीं, 2 शर्तें हैं, एक तो आप 30 साल के हो, अच्छा, दूसरा आप स्टूडेंट हो, दैट्स इट, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन आईसैक ऑर्गेनाइजेशन। आप इसके ऊपर अप्लाई करें, फॉर्म है गूगल के ऊपर, आईसैक लिखें, AIESEC.org, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, इसके ऊपर अप्लाई करें, आपको ऑटोमेटिकली कॉल आएगी। और आपको पता है ये आईसैक तो खैर पूरी दुनिया में फैली हुई है, पाकिस्तान कराची की बात कर रहा हूँ, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में है। तो इसको कराची में पता है कौन लोग चला रहे हैं? BBA के 5th सेमेस्टर के बच्चे इसको चला रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी जी। तो चले, मेरे ख्याल में कुछ और 2-4 मैसेज शामिल करते चलें। जाज़िब सलीम का मैसेज है, जनाब आप जब बात करते हैं तो लगता है कि जैसे सामने हूँ और आपकी आवाज़ से ही रेडियो से लगाव हुआ, और ये बहुत पुरानी बात है, क्या बात है। अब तो वीडियो का दौर है और अल्लाह करीम जल्द से एहतियात करे आपको। जाज़िब सलीम हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं और बड़े सीनियर कैमरामैन भी हैं और बड़े मीडिया से इनका जो है वो TV मीडिया से ताल्लुक़ भी इनका माशाल्लाह। तो ये बस ये वो उसी पुराने दौर की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो जब आप बात करते हैं लगता है जैसे आप सामने बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी आप मैंने बताया तो बता रहे थे। तो बहुत शुक्रिया जाज़िब, बहुत शुक्रिया। और RJ नुमान खान भी भाई सब बैठ के आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, शुक्रिया, देख रहे हैं और कहते हैं ग्रेट शो, थैंक यू वेरी मच। और मैं अब आजकल क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो गई है, अभी अब देख रहे मेरे हाथ पे ये बिल्कुल लगा हुआ, फिर आपने मेरी चाल में भी देखी है, चाल भी मेरी ज़रा मतवाली है, वो एक्सीडेंट के बाद चाल भी मतवाली हो गई है, नशीली चाल है मेरी, बड़ा लड़खड़ा के चलता हूँ मैं। और ये भी तो नुमान के साथ ही मुझे आना पड़ता है, नुमान ही लेकर आते हैं मुझे। तो भर तो ये अभी आप तमाम सुनने वालों से भी और देखने वालों से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी अहमद ने बताया आईसैक के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन बताइए, अगर आप स्टूडेंट हैं वाकई और अंडर 30 आप हैं तो आप ट्राई करें, बिल्कुल बहुत अच्छी, पता है कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई इन्होंने। ये ना तो कुछ आपसे पैसे लेते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात एक और ये है जो कि मैं बताता चलूँ कि जब आप इसमें 99.9% चांस 99.9% चांस होता है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये तो आपको मना करने के लिए नहीं, आपको हाँ करने के लिए बैठे हम बैठे हैं, सही बात है। बिल्कुल। तो जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा, शुरू में जब मैं स्टूडेंट्स को बताता था ना कि भाई आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है आपको 3 टाइम का खाना फ्री मिलता है, वहाँ की लोकल ट्रैवलिंग घूमना फिरना वो आपको फ्री मिलता है, वहाँ आपको रिहाइश फ्री मिलती है, सब कुछ ही फ्री मिल रहा है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ऐसा तो नहीं है जब हम एयरपोर्ट पे जाएंगे ये हमें कोई पैकेट पकड़ा देंगे, हमारा कोई गुर्दा निकाल देंगे, ऐसा परेशान होते हैं। मतलब इतना बंदा दयालु या मेहरबान क्यों हो रहा है हमारे ऊपर। तो मैं उनको समझाता था कि नहीं, इसमें उनका क्या फ़ायदा। सबसे पहले पूछते हैं बच्चे, मैंने कहा भाई आप ये आम गुटलियाँ छोड़ो ना, आप आम खाने से मतलब रखो, आपको तो मिल रहा है ना इस चीज़ से, आप ये अवेल करो। और मैं सबसे आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ, 8-9 कंट्रीज़ होकर फ्री में होकर आ चुका हूँ, तो इसका मतलब गलत तो नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन। जब आप वहाँ पे जाते हैं, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं गया था बैंकॉक, तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ, आप यकीन करें कि कोई 40 वहाँ के लोकल बच्चे मुझे रिसीव, यूनिवर्सिटी के थे 4थे-5वें सेमेस्टर के, वो मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। और जिस हॉस्टल में वो मुझे लेकर गए तो वहाँ ऑलरेडी 25 ममालिक से लोग आके रुके हुए थे।
तो कोई वैंकूवर, कोई एलए, कोई रियो डी जनेरियो, कोई ब्राज़ील, कोई फ्रांस, कहाँ कहाँ से लोग 25 ममालिक से आके रुके और वो उन 25 लोगों को इसी तरीके से वेलकम किया। हम लोग वहाँ पे कोई 6 हफ्ते तक साथ रुके। अब जो लर्निंग की बात ये है कि आप सीखा क्या वहाँ गए तो? बिल्कुल, मैं भेजा इन्होंने तो वहाँ किया किस लिए भेजा? बिल्कुल, हमको इसलिए वहाँ पे भेजा था क्योंकि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि थाईलैंड के लोगों को, हर किसी को तो नहीं पता ना कि पाकिस्तान का क्या कल्चर है, थाईलैंड के लोगों को ये नहीं पता फ्रांस का क्या कल्चर है। तो वहाँ से लोग आए हुए थे, 6 हफ्ते तक हमने अपने कल्चर को प्रमोट किया और एक दूसरे को हमने बढ़ावा भी दिया कि अप्रिशिएट किया कि भाई आपका कल्चर बहुत अच्छा है। और हमने उनसे कुछ, अब सोचें जब 25 ममालिक के एक लोग एक जगह रुके हुए हैं और आप 24 घंटे आपको एक साथ रहना है, तो जब आप बातें भी करेंगे तो सोचो आपकी लर्निंग कितनी होगी। क्या बात है, आप वो बातें उनसे सीखेंगे। मतलब कहते हैं जाहिल भी जाएगा तो वहाँ से वो सारी लैंग्वेज सीख कर ही आएगा, क्योंकि वो 6 हफ्ते रुका हुआ है तो अब वो बात ही वही करनी है। जैसे एक दो बार इशारे में करेगा, दूसरी बार जैसे जैसे गलत शब्द बोलेगा सही। अब उनसे आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो चीज़ें पता चलती है जो कि किताबों में ही नहीं होती। किताबों में नहीं होती, वो रियल लाइफ बता रहे होते हैं। मुझे उस टाइम पे एक जर्मनी का एक बंदा था, वो आया हुआ था, उससे मुझे पता चला जर्मनी जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक गरीब जर्मनी और एक अमीर जर्मनी है। अच्छा। अब ये मुझे उससे फर्स्ट टाइम ये वाली बात पता चली। इस तरह की बहुत सारी कई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेजेस हैं जो आपको लोगों के जब आप बैठ रहे होते हैं मिलती हैं, तौर तरीके पता चलते हैं। सही बात। सबसे बढ़ के आपको मैनर्स पता चलते हैं, वो मैनर्स आप सीखते हैं। तो ये इस तरह की लर्निंग आप, अच्छा फिर वो क्या 6 हफ्तों के दौरान उन्होंने हमें क्या किया, हमें मेडिटेशन सिखाई। मंक्स जो होते हैं वहाँ के, उनके साथ रखा, उनके वहाँ के कोई अदब के कोई बड़े रेस्पेक्टेबल पर्सन्स होते हैं वहाँ के, उनके साथ रखा, उनको हमने जाना देखा, हमारे इल्म में ही इजाफा हुआ। सही बात है। तो यहाँ पे जाके आपकी बहुत लर्निंग होती है, तो इस तरह का है। चले भाई, बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। आते हैं कुछ और कमेंट्स हमारे पास हैं जनाब। इसके बाद नासिर सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, क्या बात है? ज़ाहिर नसीब भाई, आज तो आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको नासिर भाई। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है और आपके हाथ की तकलीफ़ अब कैसी? मेरे हाथ की तकलीफ़ तो अब अल्लाह का शुक्र बेहतर है, प्लास्टर है अभी, और अभी मैं कल हफ्ता 2 हफ्ते और बाकी है अभी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बस एक बार सिलसिला तो भी चल ही रहा है। वैसे अल्लाह का शुक्र काफ़ी तबीयत बेहतर है मेरी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यूँ करते हैं कि अगर हम कुछ 2-4 कॉलर को भी लाइन पर लेते हैं, और आप अगर कॉल करना चाहें और आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है जो आप अहमद से पूछना चाहें, और इसी हवाले से कुछ यूथ के हवाले से, कुछ मोटिवेशन के हवाले से, कुछ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कोई बात आपके जहन में अगर है और आप कॉल करना चाहते हैं, तो 111-100 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, यकीनन आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं। और कुछ SMS हम शामिल करते चले जनाब। आबिद मेहर साहब हमारे साहब, और जनाब सदर एंड लिसनर अस्सलाम वालेकुम, और सर अर्ज़ किया है मिलते हैं हमसे वो भी तेवर बदल बदल कर, जिनको सिखाया हमने चलना संभल के। क्या बात है जी, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आबिद मेहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद कहते हैं मेरी प्यारी आंटी और आंटी जान क्यों नाराज़ हैं, अब वो मेरा नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लेती हैं, और अल्लाह पाक उनको खुश रखे। वो मेरे ख्याल में नाराज़ नहीं है, बल्कि वो आंटी जो कल भी वो बेचारी, असल में बात ये कि इतने लंबे लंबे नाम हो जाते हैं, तो असल में होगा यही कि ये वजह कि वो सबको एक साथ सलाम कहती है, तो वो भी एक अच्छी बात है, सबका सलाम शामिल हो जाता है। उसके बाद जनाब नदीम गुलशन इकबाल से, अस्सलाम वालेकुम शोभी जी, कोई बात नहीं, इकबाल हमेशा लेता है। ये मेरे ख्याल मैसेज आपका पूरा नहीं आया हमारे पास से। और उसके बाद जनाब फिर आबिद मेहर कहते हैं जनाब प्यारे शोभी भाई एंड प्यारे गेस्ट अहमद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सर 4 मिसाइल मिस हुए हैं शोभी भाई, और अचानक सरप्राइज़ देते हैं, कल के शो में इन्फॉर्म कर देते तो बेहतर था, और मेरे SMS से शो से पहले रेडी होते हैं। क्या बात है आपकी, सही बात है। असल में हमने बस एक अचानक, मेरा प्रोग्राम तो आज था गज़ल टाइम का, और एक हमारे दूसरे शायर हैं, बड़े सीनियर हमारे दोस्त भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं, असल में उनका भी था आज आने का, मगर वो अचानक असल पता चला कि उनकी जो सिस्टर की डेथ हो गई है,
कल परसों उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से वो भी फिर उनसे रब्ता हमारा हुआ तो वो भी नहीं आ सके। तो हमने सोचा क्यों ना फिर थोड़ा सा यूथ के हवाले से बात कर ली जाए। और आपका तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से कुछ ऐसे लोगों को बुलाता रहता हूँ ताकि मैं प्रोग्राम का कुछ फ़ायदा तो हो। मतलब गाने तो देखिए, गाने सुनने, गाने आप भी सुन लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं, गाने चलाना, गाने सुनना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बात है कि कोई अच्छी गुफ्तगू हो जाए, अगर कोई काम की बात निकल आए तो वो ज़्यादा पहुँच जाए तो उसका कम से कम एक टाइम का फ़ायदा हो जाता है, उस प्रोग्राम का फ़ायदा मुझे ये फ़ायदा होता है। मैं कहता हूँ कोई टॉक शो होता है तो उससे कम से कम कुछ बात समझ में आती है। गाने तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में, गाने अब कम सुनना कोई मुश्किल नहीं है। अब तो गाने यूट्यूब पे इतने गाने हो गए बेपनाह के, आप हर किसी के मोबाइल में देखा जाए तो वो आप मोबाइल ही को कहते हैं 64 GB और 128 GB से कम किसी का मोबाइल ही नहीं होता, तो उसमें 1 GB में कितने हज़ारों गाने आ जाते हैं। तो गाने तो सुनने का मसला नहीं है। बात है कि कोई अगर काम की बात हो जाए और काम की बात अगर समझ में आए, उसमें कोई एक काम की बात निकल आए तो कितनी बड़ी बात है, बहुत फ़ायदा हो जाता है, उससे कुछ हासिल हो जाता है। कम से कम कहीं ना कहीं आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, अब ये गुफ्तगू जो आज हो रही है ये कि मेरे जहन में भी नक्श हो रही है, आप सब ने सुना होगा, आपके जहन में कहीं ना कहीं होगी, कहीं कोई बात होगी, कोई होगा तो फ़ौरन रेफरेंस के तौर पर भी आपके जहन में वो बात सामने आ जाएगी। हाँ यार, ये बात शोबे साहब के प्रोग्राम में वो अहमद साहब आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, या उनके प्रोग्राम में ये बात की थी, या वो तमाम चीज़ें ये ज़रूरी होती है। मैं ये इस बात को ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ मैं। और उसके बाद फिर जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और जनाब बहुत शुक्रिया आपका। ये इस वक्त एन ए सोनिया तो जा चुके, मुझसे पहले होते हैं, मेरे बाद नहीं होते वो, बल्कि उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जनाब शोबे भाई और हाफिज़ साहब एंड लिसनर्स। और उसके बाद हाफिज़ साहब, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बताई है उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या की लिमिट भी कोई है या नहीं? अब बस आपने इंटर किया हुआ हो उसमें, इंटर, बस इंटर पास होना चाहिए, इंटर पास हो, क्योंकि एटलीस्ट इतना मेच्योर तो होना कि सरवाइव तो कर सके, वहाँ पे जाके चीज़ों का पता हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसे भी कुछ नहीं रखती, कहती आप हमें कुछ भी नहीं दो, आप वो आते हैं, जब आप इसमें अप्लाई करते हैं वो आपका एक इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने का मकसद ये होता है उनका कि वो आपके इंटरव्यू में ये जांच रहे होते हैं कि आप वहाँ जाके सरवाइव तो कर जाओगे। जब हम सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, आपका रहना, खाना पीना, रिहाइश, ट्रैवलिंग सब कुछ फ्री, तो वो कहते हैं भाई कुछ पैसे आप अपनी जेब में भी तो रख के लेके जाओ, लाजिम होता है। अब वहाँ जाके कोई ज़रूरत, अच्छा मेडिकल भी आपका वहाँ पे जाते ही ऑन हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कुछ अपने साथ कोई अगर मतलब कुछ अब अपने पास भी तो जेब में कुछ होना चाहिए ना। आप बिल्कुल ही उनके ऊपर हम बिल्कुल फ़कीर बन के चले जाएंगे, बस वो सब कुछ मिल जाएगा, बाकी तो हमने यहाँ से टैडी पैसा रखे, वहाँ जाके आप खुद भी तो आपकी जेब में कुछ होना चाहिए ना कुछ। और इंटरव्यू का मकसद है कि इंटरव्यू में मतलब वो देखते हैं कि आप खुद कितना सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी नॉलेज है, कुछ आपके बातचीत है, कोई आपका लहजा है, कोई एडिकेट्स आपके हैं, कुछ मैनर्स आपके पास है नहीं है कि एम ही बस वो रोड में चलता बंदा भी कोई आ जाए तो वो इंटरव्यू का मतलब ये भी होगा ना, इंटरव्यू में भी एक सिलेक्शन होता होगा ना। ये नहीं कि जी आए आ जाओ सारे आ जाओ, जिस तरह और इंटर वाले आ जाओ सारे आ जाओ, बस भर के ले गए, तो बस भर के ले जाते, वो जहाज़ में लेके जाते हैं, बस में लेके जाते हैं, बस में तो शायद भर के ले भी जाएंगे वो, और वो या फिर लॉन्च में भर के ले जाओ, रास्ते में लॉन्च का क्या करेंगे पता नहीं। तो बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी होता है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स तो होंगे, और ये रूल्स चंद रूल्स हैं उनमें कि इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा यकीन, उसके बाद आपके रूल्स तमाम चीज़ें आपको देखा जाएगा, उसके बाद फिर वो अप्रूव करेंगे आपके। कम से कम आपके पास अपना तो वहाँ आप जा रहे हैं, किसी मुल्क जाएंगे, जिस जगह भी आप अप्लाई करते हैं वो भेजते हैं आपको, तो कम से कम आपकी जेब में अपने पैसे तो होने चाहिए। इतना खाना पीना मिल रहा है मगर उसके अलावा आपको दिल चाहे तो क्या करेंगे आप? ये थोड़ी बोलेंगे रुक जाओ मुझे ये दिल चाह रहा है, नहीं यार मेरा दिल चाह रहा है, मैंने तो यार ये खाना मैंने, तो वो देंगे जो उनका खाना है, जो उनका खाना वही देंगे, वो आपको आपकी मर्जी का खाना देंगे नहीं ना। वो जो भाई अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम के हिसाब से खाना मिल रहा है, हाँ वो आपसे पूछते हैं, वो अगर आप मुस्लिम है तो वो आपको मुस्लिम के अकॉर्डिंगली सारी चीजें, वही मतलब जो उनके हिसाब से वो होगा ना, वो तो उन्हीं के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं होगा कि आपकी पसंद के मुताबिक आपका दिल चाह रहा है यार कि मैं अगर वो बिल फर्ज एक समझ लेंगे, वो वहाँ का बंदा पाकिस्तान आएगा, वो कहे मुझे तो यार कराची सदर घूमने जाना है, तो वो ये थोड़ा कहेंगे कि आप सदर आप अपने पैसों चलिए, बिल्कुल उनकी गाड़ी अगर वो घुमा रहे हैं आपको, तो वो तो जहाँ लेके जाएगा वो अपने रूट पर वही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी यही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पता लगे, बाकी अंडर 30 होना चाहिए, और कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। बाकी उसके अलावा आपके पास कुछ अपना कोई बैकग्राउंड भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाजमी आप जाएँ तो ऐसे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो जी चले आते हैं कि लाइव कॉल की जाने बातें, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शोबी साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जरदारी साहब, आप ठीक है, खैरियत से? पिताफी साहब, हाँ जी अनवर पिताफी, कैसे? ठीक है, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह आपको और आज के मेहमान को भी सलाम दुआ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये है कि
दोस्तों के रास्ते में से ये सुन रहा हूँ कि आज आपका गेस्ट आया, आप थोड़ा लेट पहुंचे थे। हाँ, तो उसके बाद मैंने बोला जब कॉल ले तो चलो अस्सलाम वालेकुम करेंगे। बहुत शुक्रिया अनवर मुताफी, बहुत शुक्रिया। और आप ठीक है? तभी ठीक है आपकी खैरियत से? अल्लाह के लाख एहसान है। SMS मेरा नहीं आ रहा आपकी तरफ, यहाँ कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ से SMS नहीं आ रहा आपके पास? हाँ, मेरे ख्याल में होगा, शायद सिग्नल का मसला होगा, कुछ ऐसा होगा शायद इस वजह से ना। जी 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 जी, आप मेरे दोस्तों को सलाम दे देना, जो भी कोई कॉल करता है उनको सबको बोलना। चले जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। आज के मेहमान को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अनवर मुताफी, थैंक यू जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये पाकिस्तान रेंजर्स में होते हैं माशाल्लाह, और जो उसके अलावा मुख्तलिफ जगह होते हैं, इंटर सिंध वगैरह में इनकी ड्यूटी वगैरह होती है। खैर बार आती है अपने एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। नासिर सईद साहब क्या कहते हैं कि जनाब मैंने लेट ज्वाइन किया और आजकल क्या आपका इस वक्त टॉपिक क्या? हमारा टॉपिक जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम कुछ यूथ के हवाले से हम लेके बात कर रहे हैं, कुछ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कुछ यूथ की जो है वो लाजी होते। आजकल जनरेशन हमारी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ निकल रही है। अगर कोई सुन ले, काम की बात समझ में आ जाए तो अच्छी। और ये जो अभी काम की बात बताई है इस वक्त अहमद ने, ये ऑर्गेनाइजेशन बताई, बड़ी काम की बात बताई आपने, तो इसलिए मैंने देखे, हालांकि हमारे वो होता नहीं है, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक कम से कम काम की बात हमारी यूथ के हवाले से, और खासतौर फ़ायदा कम फ़ायदा होना चाहिए। हम प्रोग्राम में बैठे, कोई फ़ायदा तो हो कम से कम, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले नाम बता देते हैं। तो आप बिल्कुल भी, अगर आप अंडर 30 हैं और कम से कम आपकी इंटरमीडिएट आप पास हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है और थोड़ा सा आपको एडिकेट्स भी आते हैं और मैनर भी अच्छी है, आपके गुफ्तगू लहजा भी अच्छा, सब कुछ है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें ज़रूर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और नासिर साहब क्या कहते हैं जनाब, कॉल के लिए नंबर बता दें। नंबर आपको मिलाना होगा, आप मोबाइल से मिलाएंगे तो पहले आप मिलाएंगे 021 और उसके बाद फिर 111 मिलाएंगे, पहले मिलाएंगे। अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो 021 मिलाएंगे पहले और उसके बाद 111 मिलाएंगे, तो इस तरह फिर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आते हैं अपने एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ मैं, आप ठीक हैं? ये मैं बड़े अच्छे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, लेकिन कॉल मिलती नहीं थी, आज मिली है। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपको भी सलाम, आपके मेहमान को भी। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए और अल्लाह ताला आपको बहुत आगे से आगे ले जाए। आमीन आमीन। आप कैसे में ग्रामी? मैं ठीक हूँ। मैं आपने अभी सुन रहा था कि अभी आपको सेहतियात नहीं हुआ, क्या हुआ है? तो बहुत अरसे हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ जी, वो बस वो भी सिलसिला चल रहा है, सब चल ही रहा है, बस कुछ वक्त लगता है, लाजमी बीमारी आती तो तेज़ी से जाती है, आराम से है ना। नहीं तो ये तो जैसे आपका कोई फ्रैक्चर का हुआ था ना मसला? जी हाँ जी। तो ये तो फ्रैक्चर 2.5-3 महीने में बड़ा से बड़ा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाता है, मगर वो कुछ थोड़ा सा ज़रा बड़ा फ्रैक्चर हुआ और फिर वो टांग वांग का मसला, तो ये सारी चीज़ें इसमें टाइम लग जाता है ज़रा ना। तो अभी क्या कहते हैं डॉक्टर? नहीं, मैं कहते मैं चल रहा हूँ, अल्लाह के शुक्र चल रहा हूँ मैं, मगर थोड़ा फ़र्क है, भी चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम कर रहे हैं। खतरनाक बात तो नहीं नहीं, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का बेहतर है। आप ठीक? अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे, आमीन आमीन आपको अपने पैरों पे खड़ा करे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये बस आपके मेहमान बता रहे थे एजुकेशन और कमर्शियल, ये क्या है? ये तो दोनों मिस कैसे हो गए? दोनों मिस क्या मतलब? समझा नहीं। एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी में, कमर्शियल का क्या, मेरी समझ में नहीं आया। जी, इसमें एक्चुअली हम ये बता रहे थे कि जो हम यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, क्या वो बच्चे इस काबिल हैं कि आगे जाके उनको नौकरियां मिल सकें। तो जो नौकरी देने वाले जो इंडस्ट्रीज़ जो लोग बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो पढ़ा के बच्चा हमारे तरफ भेज रहे हैं, जो बच्चा नौकरी लेने के लिए आ रहा है, हमें जो चाहिए वो तो बच्चा पढ़कर ही नहीं आ रहा होता, अब हम ऐसे बच्चे को कैसे उठा लें। तो तभी हम ये कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि आप आएँ हमारी यूनिवर्सिटी में, आप हमें बताएं कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, हम वही प्रोडक्ट आपको तैयार करके मार्केट में देंगे। यानी कि वो तो ये जैसे पढ़ के निकलता है ना बच्चा, तो वो तो तालीम के बेस पे जैसे बैंक में चला गया या किसी ऑफिसर बन गया या डॉक्टर बन गया, तो ये कमर्शियल का क्या मतलब है? नहीं, आप समझे नहीं, असल में बात पता क्या है, वो डॉक्टर बन गया, वो डॉक्टरी पढ़ी तो डॉक्टर बना ना वो। हाँ। अब अगर उसके अलावा जो आम तौर पे लोग हैं, आपको पता है इस वक्त जो हमारे यहाँ चल रहा है कि रुझान है कि यूनिवर्सिटी से जो लोग अब पास करके निकलते हैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद,
तो वो उनके पास उनका कोई फ्यूचर होता नहीं, मतलब उनके जहन में ये होता है मुझे करना क्या है, अब जाऊँ क्या, अब कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ। अब वो अब बिलफर्ज उसने अगर आगे डॉक्टरी की तो अब पता चलो डॉक्टरी में तो अब कहीं जॉब ही नहीं मिली। डॉक्टर भी बहुत से आप देखें इसमें कितने बेपनाह डॉक्टर हैं, क्योंकि बेचारे इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। तो बात यही है। तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, इंडस्ट्री से यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान में ये कुछ आपस में बातचीत चल रही है कि यार जो इंडस्ट्री को, जैसे अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं वो कहते हैं कि यार हमें ये लोग हमें चाहिए, इस तरह के बच्चे हमें चाहिए, इस तरह के हमें लोग चाहिए जो तालीम पढ़ के आएँ, हमें ये जो तालीम पढ़ के आएंगे उन्हें हम फ़ौरन ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनके हिसाब से समझ वगैरह आ जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ताकि वो अगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के हवाले से पढ़कर आ रहे हैं तो उनको आसानी हो जाएगी, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री कहेगी वो जी हाँ यही ताकि उन्हें फौरी यूनिवर्सिटी से निकलते उन्हें जॉब मिल जाएगी फ़ौरन पे। अच्छा वो भाई वो एक बात मैंने करनी थी जी, वो ये पता नहीं अल्लाह करे ये झूठ हो, क्या मैं अपनी बच्ची को जो है ना बहुत आगे तक पढ़ाना है। बच्ची है मेरे औलाद नहीं है, अल्लाह ने एक ही बेटी दी थी, चलो अल्लाह ताला सलामत रखे। तो उसको मैं चाह रहा था बहुत आगे तक पढ़ाने की। तो अभी खबरें आ रही हैं, उस दिन न्यूज़ पे मैं देख रहा था कि यूनिवर्सिटियों में जी आइस चल रही है और फला मुनशियात चल रही है। मैं डर गया इस चीज़ से ना। नहीं वो जी बोले 10-12 पढ़वा कर बस इसको मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं ये सब चीज़ें ये सब ऐसी है, मतलब देखें अब हर जगह कुछ ना कुछ आपको एक जगह चल ही रहा होता है, मगर ये कि उसमें बात है कि कुछ अपने बच्चे के ऊपर भी होता है हमारे ना माहौल। वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कुछ ये चीज़ें चल ही रही हैं, आप देखें नज़र नहीं आता मगर होता है। मेरी एज जो है ना 63 है माशाल्लाह, सही है। तो 63 में मैंने तकरीबन 20 साल पहले तक मैंने कोई ऐसी बातें नहीं सुनी थी। हाँ वो आज तो सुनने में आ रही है। वो 20 साल पहले की बात थी ना, अब वो 20 साल बाद और 20 साल पहले में कितना फ़र्क आ गया। सही बात है। अब लेकिन 20 साल पहले तो बच्ची माशाल्लाह छोटी थी ना, अब 20 साल बाद वो बड़ी है माशाल्लाह, तो कितना फ़र्क होगा। देखो ये तो 100 साल के बाद भी ये खबर नहीं आनी चाहिए। तालीमी इदारे हैं जो हैं, अब ये आपको पता है माहौल ऐसा चल रहा है, क्या करें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ तो सिलसिला वही बात है कि बस अब अल्लाह ताला बस महफूज रखे, बच्चों को पढ़ाना तो ज़रूरी है, पढ़ाना तो ये इसकी वजह से। मैं ये लड़कों को देखता हूँ, मेरा दिल रोकने के लिए दुआएं करता हूँ नमाज में। और लड़की जात को देखता हूँ, लड़कियां भी लग रही हैं इन चीज़ों में। और उनको देख कर तो मैं बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में बात लड़कियों का भी मतलब मसला ये है कि असल में सारी बात है, कुछ एक तरबियत भी, घर की तरबियत भी होती है, कुछ उनके अपने माहौल की बात भी होती है। ये बड़े अच्छे बुरे में फ़र्क बताया जाए। जब मिलेगी नहीं, मैं आपकी बात कर जी जब एक चीज़ होगी नहीं तो कौन फंसेगा इस चीज़ के अंदर। ये सोचेगा नहीं वो अल्लाह ताला मिलेगी नहीं। जब पान मिलेगा नहीं, चालियाँ मिलेगी नहीं, गुटखा मिलेगा नहीं, तो कौन खाएगा, किसको लगेगी। मैं सिर्फ मेरा ये मौजू है। नहीं सही, आपके मौजू सही है, मगर अब ये चीज़ें बड़ा मुश्किल है, इन चीज़ों को हम बिल्कुल कहें कि अब ये चीज़ ना ही मिले तो ये तो बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट के लिए देखो, गवर्नमेंट के हाथ कहते हैं ना लंबे हाथ कानून के। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर असल में बात पता क्या है, मैं तो नमाज में दुआएं करता हूँ, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बस अल्लाह सबसे बेहतर करने वाला है। मैंने आपका बहुत टाइम नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी टीम को भी, सब लिसनर को आपको बहुत दुआएं, सलाम। जज़ाकल्लाह, खुश रह, सलामत रहे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा पता ये बिल्कुल सही बात है, ये माहौल भी वैसे ये पता है अहमद, ये वाकई सही करें, ये हमारी यूनिवर्सिटी में ये माहौल ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों इसकी रोकथाम क्यों नहीं है। देखें ये जो एक डिफ्रेंशिएट है ना, एक तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। अगर हम बात करते हैं ना, ये पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे तो टीचर को बस अपनी तनख्वाह से मतलब वो बस महीने का इंतजार कर रहा होता है। सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ की जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कि बस उनको महीने की तनख्वाह, बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे बात आ जाती है माहौल की, कि पेरेंट्स का अपने बच्चे के ऊपर कितनी निगरानी है, कितना उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके आने जाने, दोस्त, ये उन पर कितनी नज़र रखते हैं। और अगर आप बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की, देखिए प्राइवेट सेक्टर में अब वो ज़माना है कि प्राइवेट सेक्टर में वही शख्स अपने बच्चों को पढ़ा सकता है कि जिसकी कुछ हैंडसम सैलरी या कुछ, वरना बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं पढ़ाइयाँ जो हैं वो अब इतनी आसान रही नहीं है।
हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पे, जैसे अभी अभी आपने भी कहा कि अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वो बच्चे को अब इतना मेच्योर हो चुका होता है कि आपको उसको खुद आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है। अब जैसे कि उन्होंने किसी एक आइस का नाम दिया, तो शुरू में तो मैं भी यही समझता था कि कोई बर्फ़ है, सही बात। बर्फ़ खाने को क्यों मना कर रहे हैं। हाँ सही तो बात है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला भाई ये एक किस्म का नशा है। तो ये घर की तरबियत आपकी बहुत, और यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं, SDGs गोल्स बने हुए, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, HEC कह रहा होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही होती हैं। तो अब जो है ये, अगर मैं कहूँ पिछले 1-2-3 सालों में बहुत इसके ऊपर फ़र्क आया, यूनिवर्सिटीज़ ने कंट्रोल किया है। तो अब ये चीज़ें जो है, अब एक नई चीज़ बल्कि चल चुकी है, ये इलेक्ट्रिक सिगरेट। तो इसको हाँ। लोग फैशन समझ रहे फैशन, हैं। ये फैशन है। तो मैं जहाँ पर होता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमने इसको टोटली बैन किया हुआ है। बहुत अच्छे। हम कहते हैं कि हमारे प्रेमिसेस में तो बिल्कुल नहीं, यूनिवर्सिटी से बाहर आपको जो करना है आप करो। हाँ वो सही, यूनिवर्सिटी के बाहर तो अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ में हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। सही बात है, वो तो है, वो तो बाहर जो मर्जी करें, वो तो बिल्कुल, सही तो हकीकत है। बस ये अच्छा ये भी, हालांकि मैं कहता हूँ चाहे इलेक्ट्रिक है, कुछ है तो सिगरेट ना, है तो सिगरेट ही ना, है तो सिगरेट ही। और ये सिगरेट से 100 गुना ज़्यादा जो है वो नुकसान दे रही है, लाजमी है। तो वो तो इलेक्ट्रिक उसमें इसी तरीके से वो एक बीच में शुरू हुआ था शीशा, शुक्र की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैंड लिया, काफ़ी शीशा वो और नुकसानदेह है। भाई वो पहले ज़माने के लोग हुक्का पीते थे, चलो वो एक अलग बात है, उन्होंने रंग क्या हुक्का ही तो है, हुक्का ही तो है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ केमिकल मिला नहीं, केमिकल पता नहीं कौन कौन से केमिकल, फ्लेवर उसमें बाकी फ्लेवर उसमें वही कि ये भी फलाना भी दिमाग इंसानी सेहत के लिए बहुत। चले बहरहाल जी, ये तो, और क्या कहते हैं नासिर साहब, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। बस नासिर भाई दुआ कीजिएगा, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। खुश हैं जी, बिल्कुल। और वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आते एक और कॉलर के पास, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हमें। जी थोड़ा तेज। जी बोलें, आपका नाम? जी मेरा नाम नौशाद है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं नौशाद? सॉरी, नौशाद कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, बताइए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यहाँ मेरा बच्चा है ना, अपना इंटर कर चुके हैं और वो यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ले रहे हैं, सही है ना। तो उनके लिए ये पूछना था कि कौन सी सब्जेक्ट सही रहेगा। अच्छा, आपके बच्चे ने किस में इंटर किया? इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है, किस कंप्यूटर साइंस में? मेडिकल में किया है। अच्छा देखिए, दो बातें होती हैं कि अगर तो उसने मेडिकल में किया है तो क्या बाय फोर्स उससे मेडिकल में करवाया गया है या उसने खुद किया है? अब चूंकि अगर उसने खुद किया है, अच्छी बात है, तो आप बिल्कुल आप देखें इस हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आपका घर है, उसके आसपास में देखें कौन सी यूनिवर्सिटीज़। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल के हवाले से। आया कि अब तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अब अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं। कोई प्राइवेट देखना चाहते हैं वो प्राइवेट देखें। बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे का शौक़ किस में, क्योंकि मेडिकल जो फील्ड है वो भी एक बड़ी वास्ट फील्ड है। आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ में, और जो मेल और फीमेल जो बच्चे और बच्चियां हैं, वो उनका जो एक है फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट, तो ये आजकल बहुत इन है, और इसमें तो पूरी ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि इंसान को बूढ़ा भी होना है या जवान भी हो तो फ़िज़ियोथेरेपी एक वक्त में उसको जाना ही जाना है। तो ये पढ़ाइयाँ भी हो रही है, नर्सिंग की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, और बेतहाशा पढ़ाइयाँ हैं। तो आप ये देखें कि अपने बच्चे को या उसका रुझान किस तरफ है, उसको सारी चीज़ें पहले बताएं। नहीं बता सकते तो किसी से, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, अब मैंने ये देखा है कि वो आपको काउंसलिंग भी दे रही होती हैं, सारी चीज़ें बता रही होती हैं, एक पेपर की तरह आपके सामने सारी चीज़ें रख देती हैं, समझाती हैं। फिर आपके ऊपर चॉइस होती है कि आपका बच्चा या पेरेंट्स क्या चीज़ अपने बच्चे को किस राह के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर चलाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो मशवरा आपसे यही है कि आप पहले जाएं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, फिर देखें कि आप के क्या किस क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हैं, कौन सी फीसिस किस यूनिवर्सिटी की आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिर बच्चे का शौक़ देखें। कराची यूनिवर्सिटी पर है। बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी बेहतरीन, कराची यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और अब तो वहाँ पे जो है बहुत ज़ोर शोर से जो है वो एडमिशन्स चल रहे हैं, बल्कि इस टाइम पे अभी एडमिशन चल भी रहे हैं, तो दिस इज़ द गुड टाइम कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है नौशाद साहब, बहरहाल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मालूमात होती है आपके प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बस अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। असद ख़ान ने हमें ज्वाइन किया। जनाब असद ख़ान क्या कहते हैं? जनाब अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम सलाम। मैं जर्मनी से आपका शो देखता हूँ और अगले वीक पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं NED से पढ़ा हूँ
2015 से 2019 में हमारा वक्त काफ़ी अच्छा था। बस अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन 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 आमीन। ये माशाल्लाह अब हमें रेगुलर हमें देखते हैं, सुनते हैं हमारा, मतलब जर्मनी में पहले यहाँ थे, जब जर्मनी से देख रहे हैं हमें माशाल्लाह, तो वही यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं दौर, 2015 से 2019 का दौर हमारा बड़ा अच्छा है। अच्छा, अभी भी वैसे यूनिवर्सिटीज़ में कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से आप क्या कहते हैं, वहाँ माहौल कैसा माहौल है इस वक्त आपके? मैं अभी ख़ुद भी कोई तकरीबन 4 से 5 साल हो गए और अभी भी कराची यूनिवर्सिटी में मैं विज़िटिंग में पढ़ा रहा होता हूँ। कि पहले का दौर तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना पिछले 5-6 सालों से, तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। हाँ, कि पहले ये सुनते थे कि गवर्नमेंट स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बाकायदा अटेंडेंस लगाई जाती है, बाकायदा पढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे, और असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, अर्लीज़, और बच्चों को हम सारी चीज़ें उसी तरीके से ही डिलीवर कर रहे होते हैं जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम उनको एजुकेशन दे रहे होते हैं। अब वो वाला जो एक था ना, जो टैबू कि यार होती नहीं है और जाओ ना जाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़ का, ख़ासतौर पर कराची यूनिवर्सिटी ने अब अपने आप को बहुत इन्हेंस किया है, बहुत चेंज किया है, और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर से अगर मैं कहूँ ना कि कंपैरिजन के ऊपर है या उससे ऊपर है, तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, मगर इनकी फ़ीसेस सेमेस्टर के हिसाब से इन्होंने फ़ीसेस बहुत बढ़ानी शुरू कर दी हैं, तो ये मतलब ये आम आवाम के लिए मुश्किलात, तो ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी इन्होंने, जबकि गवर्नमेंट है ये। बिल्कुल आपसे क्या, अब गवर्नमेंट बजट ही नहीं रखती उसका, तो ये लोग भी बेचारे क्या करें, इनको भी तो कहीं ना कहीं से पूरा करना है। और हाँ, ये एक है, वहाँ टीचर्स की सैलरीज काफ़ी लेट हो जाती हैं, तो काफ़ी सेमेस्टर्स गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद मिल रही होती हैं फीसेस उनको। वो तो इसका तो ताल्लुक है, वफाक से ताल्लुक है ना, कराची यूनिवर्सिटी तो वफाक से ताल्लुक है इसका तो। जी जी। तो अब ये सारी चीज़ें, अब देखें, इसकी बात कर लें या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो मैं फेडरल में भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो दोनों जगह का एक ही जैसा ही हाल है। लेकिन फेडरल का थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बुरा हाल है। लेकिन अब जो एक ज़माने में हम सुनते थे आज से 10, 12, 15 साल पहले के कराची यूनिवर्सिटी में फड्डे हो गए, लाठियाँ चल गई हैं, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर मैं कहूँ कि टॉलरेंस तो वहाँ बर्दाश्त ही नहीं होती, मतलब 0% हो गया। और रेंजर्स की गाड़ियाँ हैं 24 घंटे घूमती रहती हैं, वो लड़ाइयाँ और वो जलसे जुलूस और वो पार्टीबाजी जो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब वो एक दौर था, वो अब गुजर चुका है। पुरसकून माहौल हो चुका है, अब बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा माहौल हो चुका है। चले, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त से। और आमिर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया। आमिर इकबाल हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, बहुत प्यारा सा भाई हमारा है, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? और बहुत लेट आपने ज्वाइन किया, मैं बिल्कुल जाते जाते एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आंटी आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था, मैंने कहा अभी मैंने कॉल ली, मैंने कहा आंटी की कॉल आई नहीं है, और आपकी कॉल आ गई। देखिए, तुमने दिल से याद किया। बस बिल्कुल बिल्कुल, रियली यकीन करें, मैंने भी सोच रहा था, मैंने कहा अभी आंटी की कॉल आई नहीं है, बस मैं, और आपकी कॉल आ गई बस। अच्छा, अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो, सारी चीजें बहुत खुशी हुई मुझे। जज़ाकल्लाह, जो बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बहुत अहमद, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी हिस्ट्री सुनकर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत की जिंदगी दे, कामयाबियाँ सबको कामयाब, बस आपके बुजुर्गों की दुआएं चाहिए बस। जज़ाकल्लाह बेटे, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह मैं तुम्हें खुद खुदम रखे हमें। जज़ाकल्लाह। असल में आंटी, आज मैंने सोचा, मैं प्रोग्राम तो मेरा ख्वाब दरीचे का था। पहले मैंने एक शायर थे, उनको बुलाया था, उनके फिर मैं सिस्टर का उनकी इंतकाल हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा ख्वाब दरीचे, फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज फिर ज़रा कुछ यूथ के हवाले से अच्छा कुछ टॉक शो रखते हैं, ज़रा सब काम की बात करें, प्रोग्राम से कुछ काम की बात निकले तो ज़्यादा अच्छा है ना। कोई बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने गज़ल तो सुनते रहते हैं, वो तो भाई कुछ काम की बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहरहाल यही हमने सोचा कि आज इसीलिए ज़रा सा गुफ्तगू में, जब गुफ्तगू चली तो कॉलर का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता कॉल लेने का, तो फिर थोड़ा टाइम बचा, मैंने कहा चले दो चार कुछ दुआएं तुम्हारे लिए भी है और अहमद के लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको सलाम, और आबिद में है वो कह रहे मेरा नाम लेना आंटी भूल गई है भाई। नहीं, मैं भूल ही नहीं हूँ। सही बात है, दिल में हो तुम मेरे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत दुआएं सबके लिए
रखिए, परवरदिगार सबको खुशकोदम आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा बेटे, चले बस अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सेहत में देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और हमें ज्वाइन किया वजिया हसन ने, हमें ज्वाइन किया, कहती कराची यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर जो है बहुत ओल्ड हो गया है, कोई डिपार्टमेंट तो बिल्कुल खंडर लगता है। वैसे बात तो बड़ी सही कर रही हैं और इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे बिल्कुल ये सही है, मैं ख़ुद भी अमूमन मेरा कभी कभी जाना होता है, अभी वैसे मैं जाऊंगा, अभी भी जाऊंगा मैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर साहब को मैंने इनवाइट करना है प्रोग्राम में, खालिद साहब को, इराकी साहब पहले शुरू में बात हुई थी, कुछ महीनों पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, मैं अच्छा आता हूँ, फिर वो आती फिर वो पे बात पेंडिंग चली गई, फिर एन वक्त पे आके फिर उन्होंने बोल दिया कि मेरा सैटरडे को दिन में शो होता है 1 घंटे का, अच्छा, जिसमें बुलाता हूँ मैं उनको। तो अच्छा वो जब पीरज़ादा कासिम साहब यहाँ रहे तो मेरे पास मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं माशाल्लाह, वो आ चुके हैं। फिर वो वहाँ ज़ैबस में रहे, वहाँ से भी आ चुके हैं मेरे पास। तो फिर यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब आए थे, वाइस चांसलर अल्ताफ़ हुसैन साहब, तो वो भी आ चुके हैं प्रोग्राम में। काफ़ी लोग आ चुके हैं, इस हवाले से तो काफ़ी हमारा जिक्र रहता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी लोग आ चुके हैं। तो मेरा असल में थोड़ा सा मेरी कोशिश पता है अहमद ये होती है, मैं सोचता हूँ कि कुछ एजुकेशन हवाले से, कुछ हमारी यूथ के हवाले से, कुछ तालीम के हवाले से कुछ इफेक्टिव हो, फ़ायदा हो, मतलब जो गुफ्तगू हो रही लोग हो रही कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। वही मैंने कहा कि म्यूज़िक तो चलते रहते, म्यूज़िक का बात थोड़ी, म्यूज़िक तो चल ही रहेगा, म्यूज़िक चल ही जाएगा। तो कम अज़ कम अब आज की हमारी गुफ्तगू से कुछ ना कुछ तो किसी को फ़ायदा होगा ना, कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी बात है कि जो आपने मैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसका बताया, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर लोग इससे फ़ायदा उठा लें तो बिल्कुल तो सक्सेस हो जाएगी, सक्सेस हमारा जो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर वो इससे फ़ायदा उठा लें तो। बात है कि हमने तो एक बात पहुंचा दी, अपना मैसेज पहुंचा दिया, अब फ़ायदा उठाना आपका काम है। बिल्कुल, अब आप उठाएं, फ़ायदा उठाते हैं, कहीं राब्ता होता है तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे अजमल साहब, शोबे साहब, ये बिल्कुल हम गए वहाँ पर, हमें या हमने राब्ता किया या ढूंढा, पता चला हमें कुछ इसका रिजल्ट मिला है, जो भी रिजल्ट मिली बताइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल जी, और उसके साथ साथ यूँ करते हैं कि अभी वक्त तो बस 3 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है कुछ एक थोड़ा सा अच्छा कुछ आप यूथ के हवाले से कुछ अभी कुछ ख़ास तौर पर कुछ कहना चाहें, अगर कोई आपके जहन में हो कि लोग अपने फ्यूचर को किस तरह अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, कितना अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, किस तरह अपने फ्यूचर को ज़्यादा आगे अपने फ्यूचर को रोशन देख सकते हैं, किस तरह। बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स में यही कहता हूँ कि अपने आप को सिर्फ एक तरफ बाउंड ना करें, अपने आप को मल्टीटास्किंग रखें। सही कि आप ये भी कर सकते हो, आपको वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको हर अपनी पूरी लाइफ में मुख्तलिफ लोगों से मिलना है, मुख्तलिफ लोगों में बैठना है, तो आपको एटलीस्ट हर शोबे की एटलीस्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज ज़रूर हो और अपने आप को कहीं एक ही जगह के ऊपर स्टक ना कर लें। इसमें मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं ख़ुद ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने अब उस 4 साल के दौरान 8 इंटर्नशिप्स करी हैं। 8 इंटर्नशिप्स करी। लोग एक नहीं कर रहे होते, मुश्किल से कर रहे होते हैं। लोगों को एक से मैं देखे लोग इंटर्नशिप करने 1-2 दिन के बाद भाग जाते हैं वो। बिल्कुल, तो यार हमें देखो कहाँ लगा दिया इन्होंने यार। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैंने फाइनेंस में करी, मैंने मार्केटिंग में करी, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में करी, तो मुझे ये था कि अपॉर्चुनिटी आ गई है ना, तो बस ये मुझे अवेल करनी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप मार्केटिंग में तो स्टक उसके ऊपर ही रहें। सही, बिल्कुल सही। अब हुआ इस तरीके से ये कि हमारे पास वैसे भी टाइम कितना है, वरना मैं आपसे एक और शेयर करूँ एक बात। तो मुख्तसर थोड़ा सा टाइम है, देख लें मुख्तसर करके शेयर। बिल्कुल, अब मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को, अगर 2-4 मिनट हो हमारे पास। तो जो हमारी बात का जो मकसद था, जो कि हमारी डिस्कशन चली है कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो आ रहा होता है ना, ये मैं अपनी समझ लें कि 15 साल प्रोफेशनल लाइफ का निचोड़ बता रहा हूँ। बिल्कुल ज़रूर कि सबसे बड़ा मसला पेरेंट्स को ये आ रहा होता है कि उनको अपने बच्चे के लिए या बच्चे को अपनी डायरेक्शन जो है ना वो नहीं पता चल रही होती कि आया कि मैं कंप्यूटिंग के लिए हूँ, इंजीनियरिंग के लिए हूँ, बैंकिंग के लिए हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे जाना किस तरफ है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि 15 साल मैंने सेल्स में लगा दिए। 15 साल मैंने सेल्स और मार्केटिंग में लगा दिए। पाकिस्तान का कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, ऑयल रिफाइनरी हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, फर्टिलाइज़र हो, केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ईटीपी प्लांट हो, एनर्जी सेक्टर हो, इन सब सेक्टर्स में मैं गया हूँ, इन सब सेक्टर्स में मैंने काम किया है 15 साल। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। एंड ऑफ द डे मैं ज़बरदस्ती ख़ुद को उठाता था, ज़बरदस्ती मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। एग्जैक्टली, अपने आप को पुश कर रहा होता था जाने के लिए, वो मज़ा नहीं आता था। फिर मैंने बहुत सोचा समझा, फिर मुझे लगा कि यार मुझे मज़ा किस चीज़ में आता है।
तो फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मज़ा जो है वो मुझे लेक्चर देने में आता है, डिलीवर करने में आता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ से वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, क्योंकि जो 15 साल ख्वारी करके मैंने इतना टाइम गुजार के जो मैंने सब कुछ सीखा है, अगली हमारी आने वाली जनरेशन को वो 15 साल ना गुजारने पड़े, वो सारी चीज़ें उनको। तो मेरा मशवरा सबको, यूथ को यही है स्पेशली, कि अपना प्रोफेशन सिर्फ वो चूज़ करें कि जिसमें आपको मज़ा आ जाए, और वो काम जिसमें अगर आपको बिलफर्ज पैसे भी ना मिले और वो काम अपने दिल से खुशी से करें, तो समझ लें दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, और वही आपकी डायरेक्शन है, और उसी डायरेक्शन को पकड़ के आप आगे चलें, और वही जो है आपकी, समझ लें कि वही लाइफ है आपकी। अच्छा, ये पता है, इस बात पे बताऊं कि ये जो मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये मेरी जॉब तो है, मगर मेरा ज़ाती इसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। मेरा जॉब बहुत, आप ये नवान सामने खड़ा, आप पूछें, मैं वक्त से पहले, और मैं यहाँ के मतलब जितना दिन भर का थका हुआ होता हूँ मैं, अगर मैं बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि कभी मतलब अभी तो हालत ऐसे, तबीयत ऐसी, वरना मैं आमतौर पे कि मैं सुबह के घर से निकला हूँ मैं, और टाइम ऐसा हो गया कि रात के 11 बज गए मुझे बाहर कहीं, तो मैं सीधा वहाँ से सीधा यहाँ आ जाता था, और यहाँ से प्रोग्राम करके सुबह फिर घर जाता था। मतलब घर से निकला हूँ और सुबह यहाँ से प्रोग्राम करके फिर सुबह घर गया हूँ मैं। तो मतलब मुझे यहाँ आने को कोई थकावट महसूस नहीं होती। बिल्कुल। और ये हकीकत है ये कि जो काम, अगर आपकी जॉब, आप जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जहाँ जिसमें आपका ज़ाती पैशन आपका है, आपका इंटरेस्ट हो गया, तो वो आपको थकावट नहीं पता नहीं चलेगा। मतलब मुझे यहाँ पर अभी इस जगह पर, इस चैनल को 29 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा। और मुझे भी इतने साल हो चुके हैं। मैं पहले दिन से इसके साथ मौजूद हूँ, और आज तक मुझे ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे बिल्कुल भी फील में प्रोग्राम करता हूँ, अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता यहाँ लाने के लिए, कुछ ही नहीं करना, खुशी बंदा। मैं तो ऐसे, मतलब यहाँ से निकलने को दिल नहीं जाता कभी कभी। हाँ, यहाँ से जाने को दिल नहीं जाता कभी कभी। मतलब हमारा माहौल ऐसा ही बिल्कुल कैसा है। तो ये ज़रूरी है कि आमतौर पर, मतलब मैं आमतौर पर अपने प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ मैंने देखा, बहुत सारे इदारों में देखा है कि बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी गुजर गई, वो अगर कलर के गए तो कलर से हेड कलर बन गए या कुछ बन गए, थोड़ा उससे ऊपर चले गए बस। क्यों? वजह क्या है कि उनके साथ वो हमेशा उन्होंने देखा 9 to 5 घड़ी को हमेशा देखा है। सही कह रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उनके ऊपर जो लोग, या उनसे नीचे कोई नई जनरेशन का ऐसा कोई बंदा आ गया, ऐसा कोई नौजवान आ गया जिसने घड़ी को देखना ही छोड़ दिया, और वो उनसे ऊपर, उन्हीं के दरमियान ऊपर उनको कहते हैं यार ये कल का आया, हमसे कैसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने 9 to 5 को नहीं देखा। उसने वो 9 बजे अगर आ रहा है तो उसे फिर जाने के लिए 5 बजे घड़ी नहीं देखी। वरना मैंने अक्सर ऑफिस में अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि 5 बजे अगर उनका टाइम, क्लोजिंग टाइम है, या जो भी 6 टाइम है, तो टाइम के आधा घंटा पहले बैग तैयार करके बैठ गए, सब चीज़ बंद करके बैठ गए, सब कुछ समेट के बैठ गए। अगर कोई आ भी रहा है, नहीं यार टाइम खत्म हो गया भाई, टाइम खत्म हो गया, बस अब जाने के टाइम हो रहा है, जाने का। अच्छा, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बॉस ऐसी होते हैं कि जिनको 5 बजे काम याद आता है। ऐसे लोगों के लिए फिर एम्प्लॉयज भी यही कर रहे होते हैं, वो क्या करें। फिर वो एक छोटी सी, मैं आपको, वो ऐसे लोग ऐसे फिर वो अपना ओवर टाइम बना रहे होते हैं, जहाँ उनको ओवर टाइम होता है, फिर जो एंड वक्त होता है तो उसके बाद काम निकाल के बैठ जाते हैं कि यार अब जो बनेगा वो ओवर टाइम के ऊपर, ओवर टाइम में बनेगा वो, तो वो सारे काम ये। मैंने पहली इंटर्नशिप करी थी, शायद आपको याद हो, पहले होता था बैंक RBS बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इसका हेड ऑफिस था मैरियट होटल के बराबर, पूरी बिल्डिंग इन्हीं की थी। तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी रेमिटेंस डिपार्टमेंट में। तो सब लोग काम कर रहे होते, उनका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से चेक्स की कलेक्शन वहीं पर ही होती थी, चेक्स को हम वेरीफाई करते थे। तो मैं तो वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, लेकिन रेमिटेंस डिपार्टमेंट में मैं वहाँ पे चीज़ें देख रहा होता था। मैं अंदर रूम में देखते थे कि शीशे के कमरे में एक बॉस बैठे हुए, वो पूरा दिन कुछ नहीं करते थे, उनको वो जो पेपर वेट होता है उसको वो घुमाते रहते थे हर वक्त। तो लोगों बस ऐसे घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कोई आया, साइन कर दिया, कहीं मीटिंग हुई, उठ के चले गए। जब मेरे पूरे 6 हफ्ते गुजर गए, एंड ऑफ द डे मैंने कहा ये पूछूंगा ये बात जरूर कि सर आप पूरा काम तो करते नहीं हैं, लट्टू घुमाते रहते हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। तो खैर हिम्मत करके मैं गया उनके रूम में, और खुदा हाफिज़ कहा, सर मेरे 6 हफ्ते पूरे हो गए, आपका बहुत शुक्रिया और काम अच्छा रहा, ये वो XYZ। फिर मैंने कहा सर आपसे एक लास्ट में एक बात पूछनी, करेंगे क्या? मैंने कहा सर मेरे ये नहीं समझ में आता, आप सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं, मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हैं, पूरा दिन मैंने आपको काम करते हुए देखा नहीं है, बोल दिया, और आप लट्टू घुमाते रहते हैं। कहने के अहमद बेटे, जिस दिन तुमने वो सुनहरी अल्फाज कहे थे कि जिस दिन तुम्हें लट्टू घुमाना आ जाएगा ना, उस दिन तुम मैनेजर बन जाओगे। ये और बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कि उस दिन तो मेरे समझ में नहीं आई, मैं घर पे आके लट्टू घुमाने लगा, लेकिन बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, उन्होंने बहुत गहरी बात कही थी। गहरी बात, बिल्कुल सही बात, क्योंकि उस लेवल पे आके बंदा स्ट्रेटेजिकली सोच रहा होता है।
क्योंकि वो जो घुमाना है ना वो बेसिकली हाथ तो वहाँ घूम रहे हैं मगर दिमाग उनका कहीं और काम कर रहा है, दिमाग कहीं और है वो। क्योंकि ये मैंने अक्सर ही हकीकत ये है कि आप भी देखें ना, आमतौर पे हम कहीं बैठे होते हैं तो कुछ भी बैठ के आप बैठे होते हैं, कुछ भी ऐसे लेके कुछ बैठे हो, दिमाग हम हाजिर नहीं होते वहाँ पर। कोई हमें आवाज़ भी देता है हम नहीं सुनते, क्योंकि आप मेंटली तौर पे ऊपर कहीं और होते हो, आप कहीं और होते हैं। तो वो हकीकत ये हकीकत बात ये कि वो लट्टू घुमाना आसान नहीं है वो। फिर बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि उन्होंने यार बड़ी गहरी बात कही थी उस टाइम। तो सही बात है। अच्छा, कभी कभी बातें हमारी यही होता है कि कभी कभी हमें जो है ना ऐसी बातें बहुत देर के बाद समझ में आती है, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है। मगर फिर वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वक्त जब गुजर जाए तो फिर हम सोचते हैं, फिर वो कहते हैं यही होता है कि अब क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इसलिए तो ये बात सारी वक्त से पहले सोच लें, वक्त से पहले समझ लें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अहमद आप आए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और आरजे नुमान का भी बहुत शुक्रिया कि इनवाइट किया। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये भी मेरे लिए एक लर्निंग या एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि एक और वन थिंग इज़ ऑल्सो पुट इन माई बकेट, तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा। मैं भी एक दो बार मैं भी गया था ऐसी मीडिया के हवाले से लेक्चर देने, कई साल पुरानी बात हो गई। माजू में गया था, माजू में बुलाया था मुझे। अच्छा, जब मैं गया वहाँ पर तो क्लास जब शुरू हुई तो ज़्यादा लोग में स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट थे मेल फीमेल, लड़के लड़कियाँ आगे बैठे। अच्छा, वो उनमें कुछ मेरे रेडियो सुनने वाले फ़ैन भी शामिल थे। अच्छा, वो थोड़ा गुफ्तगू करते करते मुझे बुलाया था 20 मिनट के लिए। 20-25 मिनट का आपका शो से एक लेक्चर है आपका। तो मैं गया, मैंने शुरू किया, करते करते आप यकीन करें कि वो लेक्चर मेरे को 1.5 घंटे मेरा चला। ओके, मतलब 1.5 घंटे। और उस 1.5 घंटे में वो इतना बड़ा उनका रूम था वो कि उसमें जहाँ वो 20-25 लोग थे उसकी जगह वो पूरा भर गया। उनके टीचर भी सारे आगे बैठ गए, सारे आगे बैठ गए। बड़ा अच्छा एंजॉय किया। दरम्यान में हमने टी ब्रेक दी, टी ब्रेक के बाद दोबारा फिर मैं 2 बार गया था, बहुत कई साल पहले गया था, मगर बड़ा मज़ा आया। तो वो उनसे गुफ्तगू ये हमारी इस रेडियो के हवाले से कि हमारा FM जब शुरू हुआ था तो वो क्या नहीं शोभा साहब से हम आपको इसलिए बुलाया कि आप थोड़ा सा FM के हवाले से बताएं कि FM शुरू क्यों हुआ, रेडियो का सफ़र FM से शुरू क्यों हुआ, और आज FM मतलब आया तो अब कहाँ पर है और अब क्या हो रहा है, और अब रेडियो के FM के फ़ायदे क्या, क्यों FM आ गया, कि FM से लोगों क्या इससे फ़र्क क्या पड़ा, रेडियो में और FM में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते उसमें बहुत सारे लोगों टीचर जो थे वो RJ बन के उन्होंने एंजॉय भी किया। खड़े के हम बोलना चाह रहे हैं, मैंने कहा आ जाइए आप आए। फिर मेल फीमेल कुछ टीचर भी थे सारे, बड़ा मज़ा आया, बहुत बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय। अच्छा, वो दौर ऐसा था, उस दौर में वीडियो भी नहीं बनी, तस्वीरें वगैरह कुछ बनी थी, पता नहीं पुरानी तो याद भी नहीं है, मगर बड़ा एंजॉय किया मैंने वो। तो वो 1-2 बार गया तो बड़ा अच्छा। असल में जब आप स्टूडेंट्स के दरमियान में बैठते हैं तो अपने आप को भी वही फील कर रहे होते हैं, वो एनर्जी यकीन करें, मतलब ऐसा कि बिल्कुल। और मैं यकीन करेंगे वहाँ जब मैं खड़ा बोलना में शुरू किया, धीरे धीरे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर वो सब चीज़ें खुलती चली जा रही हैं अपने आप ही। मतलब कहते हैं कि पलटते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं, किताब के वर्ड खुलते चले जा रहे हैं और आप बस बोलते जा रहे हैं। तो ऐसा बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। खैर बहरहाल, तो आज आपके साथ भी मज़ा आया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, आपसे गुफ्तगू हुई, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात रहेगी ज़रूर इंशाल्लाह ताला। फिर कभी हुई तो फिर कभी बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। फिर कभी कुछ नई अपडेट हो तो फिर बताइएगा इंशाल्लाह, कुछ नई अपडेट। क्योंकि मेरी कोशिश ये कि कुछ मैं ना रहूँ तो कम से कम जो कुछ लोगों तक अगर ये पैगाम जा रहा हूँ तो कम से कम बात याद तो करें, वो मुस्तफ़ीद तो याद तो करें कभी कि यार शोभा साहब के प्रोग्राम से किसी का कोई फ़ायदा हुआ था। बिल्कुल, ज़िंदगी मौत का क्या पता, कोई पता नहीं है ज़िंदगी किस लम्हे हम, ये ज़िंदगी जिस लम्हे में मौजूद है ये ज़िंदगी बस यही है। आगे आने वाले पल में हमें नहीं पता क्या होने वाला, कुछ नहीं पता। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, ठीक है, अपने दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।